आई कैन से कि मैंने मतलब मरने के बाद मैंने स्वर्ग भी देखा है. आई सॉ वेरी गुड थिंग्स. ना दुनिया में ये जो तमाशा हो रहा है ये तो होके रहेगा. हाँ, ये तो इट इज लाइक जैसे समय है ना, समय रुकता नहीं काल है. चक्र जो है. हाँ, तो ये स्पिरिट्स को हॉस्पिटल्स वगैरह में भी हरकत करते हुए कैप्चर किया है. स्ट्रेचर्स अपने आप हो जाते हैं आगे पीछे, दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं. सांबा सेक्टर से ये बॉर्डर पार करके आते थे, वहां से ये आए. वहाँ पे सब्जी मंडी है बॉर्डर के पास सांबा में. ये जो है वहाँ पे लेबर के तौर पे पोज करते हैं. पता था कि ये ट्रक में बिठा के इन्हें श्रीनगर भेजना है. और ये पता नहीं कम से कम 40 या 45 टेररिस्ट तो लेके जा चुका था. चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, तबे गोविंद सिंह नाम कहावा. Good evening, ladies and gentlemen. Jai Hind to all of you. On the Christmas Eve, 25th December 2013, a tribal militia of 5 to 7,000 people launched an attack on the Indian UN contingent. And today, ladies and gentlemen, I am going to tell you the story of a brave son of the soil, a third generation army officer. Ladies and gentlemen, please welcome our today's guest, Major Samar Pal Singh Toor, sir. Welcome to the podcast, sir. Thank you, Navjot. It's an honor and it's lovely being associated with you. I don't have words to express my gratitude for coming on our show, sir. Sir, since you have served in the northern shores of India, in Jammu and Kashmir, it's very unfortunate कि हमने पिछले कुछ दिन में देखा है कि जम्मू क्षेत्र में लगातार 3 से 4 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए हैं. रियासी में, फिर अपना हीरानगर, कठुआ में, डोडा में. So, being someone who has seen things very, very closely, so what is your assessment of this beginning, or I would say shift of the specter of terror from Kashmir division to Jammu division? Navjot, I wouldn't say कि it is a shift, क्योंकि when I was studying in JK Public School कुंजवानी, तो जब मैं 11th में था तब कालूचक का अटैक हुआ था. Right, sir. जब वो they killed 36 family members of the military personnel. Yes, sir. So it is not that Jammu has not seen bloodshed or violence. रघुनाथ टेम्पल का भी जो अटैक हुआ था, in which NSG was called again, my father was posted there only. Right. The starting attack, the Fidain attack was the Kaluchak attack, which changed the overall scenario of security apparatus of the whole Indian army in J&K. 8 फीट की दीवारें होती नहीं थी, है ना, they were just barbed wires. आज की तारीख में जो हो रहा है is basically सिर्फ desperation है as to why BJP has come back to power in India for the third term, number 1. Number 2, it is again the second aspect है desperation का कि लोकल सपोर्ट क्यों नहीं मुहैया हो पा रहा है अब. बिकॉज कश्मीर में तो पीपल हैव ओपनली बॉयकॉटेड, क्योंकि जिस तरीके से आर्टिकल 370 के बाद वहाँ पे टूरिज्म में और भी 5 गुना ज़्यादा बूम आया है. बिजनेसेस और ज़्यादा एक्सपैंड हुई हैं. Right, sir. इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे कंप्लीट. श्रद्धालुओं की एक बस जो शिवखोड़ी से आ रही है, एक बहुत कायरता भरा एक कदम है कि आप अपनी डेस्परेशन को इस तरह से निहत्थे मासूम श्रद्धालुओं के ऊपर निकाल रहे हैं. देखिए, ये अब जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मैंने उस एरिया को मैंने देखा है, ऑपरेट भी किया है, टेररिस्ट भी वहाँ पे न्यूट्रलाइज किए हैं पहले, तो वो बहुत ही हेविली डेंस फॉरेस्टेड एरिया है. राइट सर. नंबर 2, वहाँ पे इतनी आवाजाही नहीं है पब्लिक की, बहुत ही लिमिटेड आना जाना है लोगों का. इट इज़ नॉट अ हाईवे विच इज़ filled with vehicles 24/7 whole day. तो क्या है कि ये
इट इज़ अ सेमी डेजर्टेड हाईवे. प्रॉबेबली ये एक टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी PAFF जो है. Yes. सो ये बेसिकली For the audience, it's people anti पीपल्स एंटी फैसिस्ट फोर्स. Yes. तो ये जो है ये लश्कर का ही हिस्सा है. इट इज लश्कर तैयबा ओनली. sister concern. हाँ, बस फर्क इतना है कि इन्होंने अब गोप्रो यूज करके वीडियोस डालने लगे हैं. Right. ठीक है, एज अ प्रोपोगेंडा. ये टेक्निक इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी Okay. जो BLA पाकिस्तान में कर रही है, Right. as a propaganda they take these videos of ambushes on Pakistan army and these Right. the establishment Absolutely. जो ह्यूमन राइट वायलेशंस और बलूचियों को ये बिल्कुल है ना बेगुनाहों को मार रहे हैं. एकदम मैस ग्रेव्स वहाँ पे सीक्रेटली बना के लोगों को मार के दफना देते हैं. तो इन सब चीज़ों से तंग आके बलूचियों ने ये टैक्टिक शुरू किया था कि कम से कम हम डॉक्यूमेंट करें और लोगों को बताएं कि वी आर, हम भी कुछ कर रहे हैं. हाँ, कि हम वी आर अगेंस्ट दिस regime of Isn't the this, establishment. Effort to remain relevant in the scheme of things for the militants. देखिए अब क्या है कि अब वहाँ पे इतनी भुखमरी हो गई है पाकिस्तान में कि उनके जो रिटायर्ड SSG के कमांडो हैं अब वो मारे जा रहे हैं इन ऑपरेशंस में. उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्स निकल रही हैं जो बता रहे हैं कि ये रिटायर्ड SSG के कमांडो. सर आप बता रहे थे M4 कार्बाइन के बारे में. हाँ, दूसरा जो लोग इतना डिस्टर्ब या फिर कह रहे हैं कि देयर इज अ शिफ्ट इन द वेपन सिस्टम, फायर पावर, ऐसी कोई बात नहीं है. पेशावर में इनकी प्रॉपर एक वेपन मार्केट है जहाँ पे आप आज की तारीख में ग्लॉक दे दो, बरेटा दे दो, है ना, कोई भी MP5 दे दो, द बेस्ट ऑफ द वेपन सिस्टम आप उस मार्केट में दोगे, वो विद इन 48 आवर्स उसका कॉपी पेस्ट बना के आपको वही वेपन और उसी का सीरियल नंबर विद द कंट्रीज ओरिजिन का नेम प्रिंट करके आपको वो हथियार पकड़ा दिया जाएगा. पर क्या उन हथियारों की एफिशिएंसी उस लेवल की होती है? एफिशिएंसी अब देखिए ये मिलिटेंट्स के यूज़ के लिए है. पहले बेसिकली पेशावर की जो वेपन मार्केट थी ये तालिबान को वेपन सप्लाई करती थी. ये सर आप 90s की बात कर रहे ये हैं? मैं 90s की बात कर रहा हूँ. एंड उससे भी पहले जब रशिया ने इन्वेड किया था हाँ. तो CIA ने पेशावर को एक वेपन्स हब बनाया था जहाँ पे मुजाहिदीन को हथियार बांटे जाते थे. दैट कमांडोज हैं SSG के वो इनको यहाँ भेज रहे हैं अब लोग. तो क्या इतनी बुरी हालत आ गई पाकिस्तान में? और जो मुजाहिद को जो इन्होंने पाले थे या जो इन्होंने वहाँ पे पूरा एक इंक्यूबेशन हब बना के रखा था, तो व्हाट इज हैपनिंग टू दैट? देखिए अब ना जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान में, राइट, तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हुए. वो बैकफायर कर गए ना वे. राइट. जैसे उनके जो ISI के चीफ गए थे अफगानिस्तान जब तालिबान टेक ओवर कर रहा था, तो तालिबान फाउंड देम वेरी डोमिनेटिंग. सो टू गिव देम अ मैसेज उन्होंने उनकी बॉर्डर की जो फेंसिंग शुरू की थी पाकिस्तान की वो पूरी तोड़ दी. ठीक है, अफगानिस्तान के तालिबान ने. फिर तालिबान गवर्नमेंट ने 1-2 चेक पॉइंट पे फायर फाइट भी हुई क्योंकि पाकिस्तान आर्मी वाले अनएथिकली तालिबान पे प्रेशर डाल रहे थे, बदतमीजी से पेश आते थे. वहाँ पे कम से कम 20 लाख अफगानी ओवर द कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था US के साथ, कम से कम 20 लाख अफगानी पाकिस्तान में आ चुके थे. ओके. तो उन्हें जब इन्होंने अभी वापस भेजने की जो कार्रवाई शुरू की है उसके बदले नाउ एंड तब की जब वहाँ पे अर्थक्वेक आया, वहाँ पे काफ़ी डैमेज और लॉस हुआ है. राइट सर. खाने की कमी है, एकदम वार्म क्लोथिंग और घरों की कमी है. इस ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान ने कदम उठाया अफगानी बहन और भाइयों को वापस भेजने का, तब तालिबान ने ठान लिया कि अब तो इनके साथ दोस्ती रखनी ही नहीं है. तो इसके मद्देनज़र रखते हुए तारीख़ तालिबान पाकिस्तान जो था वो तालिबान के साथ शामिल हो गया. राइट सर. एंड वो अब बैकफायर कर गया है पाकिस्तान पे. जो जमातुद दवा जो एक NGO के तौर पे वहाँ काम चलाता है, मतलब इट इज़ ओनली ओपन सीक्रेट कि ये बैक एंड है लश्कर तोयबा का, जो और उनके जो क्या सरगना हम कह सकते हैं हाफिज़ सईद. तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एंड यू मस्ट आल्सो हैव रेड दैट
कि जब 90s में और 90 से पहले भी जब CIA ने तालिबान को नर्चर किया था अफगानिस्तान में, सो ही वाज अ यंगस्टर इन 80s, मिस्टर हफीज सईद. So he proved his mettle there as a mujahid, and then only he was, kind of given a promotion of sorts to wage the war of terror in India. So what is your take on that? देखिए नवजोत, कहते हैं ना बुरे वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है. तो यूएस के पास कोई चॉइस नहीं थी, Right. तो तब इन्होंने इन्हें सर पे बिठाया. उसी दौरान ओसामा बिन लादेन एक्टिवली इनके साथ इन्वॉल्व था. ठीक है, बल्कि ओसामा बिन लादेन तो बहुत ही अमीर खानदान से आते हैं, जो सऊदी में उनके पूरा अंपायर है. तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ये जिहाद के लड़ाई में शामिल हुए. तो और फिर लास्ट में आप ये सारे आप चीज़ें जोड़ोगे ना तार, एंड में ओसामा बिन लादेन कहाँ पे पाया गया? अबाटाबाद, पाकिस्तान में. हाफिज सईद आज की तारीख में कहाँ है? पाकिस्तान में. राइट. IC-814 हाईजैक हुआ, कांधार, सईद सलाउद्दीन को छोड़ा गया. राइट. आज की तारीख में सईद सलाउद्दीन कहाँ है? पाकिस्तान. बॉम्बे ब्लास्ट हुए, दाऊद इब्राहिम कहाँ है? पाकिस्तान में. तो जब पूरी दुनिया को ही पता है कि ये इतनी बड़ी रोग कंट्री है और ये सब कुछ, दे हैव लॉस्ट ऑल क्रेडिबिलिटी. एब्सोल्युटली. कहते हैं ना मरते हुए को भी पानी दे दो, पर ये ऐसा सांप है पाकिस्तान की, इसे मरते टाइम भी पानी दोगे ये वापस खंजरी घोबेगा. सर वो खुद उनकी इकोनॉमी शैम्बल्स में है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्फ्लेशन आसमान छू कोई रहा है, फर्क नहीं पर पड़ता. उनको इंडिया में टेरर की वॉर करनी है. इस्टेब्लिशमेंट में जितने भी हाई रैंकिंग टॉप ब्रास जनरल्स हैं, सबकी प्रॉपर्टीज ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, US, कनाडा, UK में इस्टेब्लिश्ड है. ये आते हैं अपने टेन्योर में दबा के पैसा खींचते हैं और निकल जाते हैं. तब जो भी पाकिस्तान वाले भी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, मैं तो इतना ही कहूँगा कि अब उन्हें टेक ओवर करना चाहिए, कि अब उन्हें अपने मुल्क को खुद ही संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्होंने बहुत ही एक्सप्लॉइट किया है पाकिस्तान को. तो इन्होंने इमरान खान को भी जेल में डाला हुआ है. एक बंदा जो काम का था उनका, हाँ, जो एक्चुअल में जो कुछ ईमानदार और शरीफ बंदा था. और जहाँ तक दहशतगर्दी का सवाल है, आप खुद विक्टिम हो दहशतगर्दी के, क्योंकि ये आप ही का पाला हुआ सांप है जिससे अब आपको वापस अब डस रहा है. परवेज मुशर्रफ को नहीं पता था, ISI को कोई खबर नहीं थी. हु आर दे ट्राइंग टू फूल? डायरेक्ट वॉर में तो हमसे कभी जीत पाए नहीं वो. आप 47 ले लो, 65, 71 या कारगिल हो गया, या अदरवाइज ऑल्सो इकोनॉमिकली दे आर इन शैम्बल्स एंड इंडिया इज डूइंग वंडरफुली ग्रेट. नवजोत, दे आर डेस्परेट, कह रहे कि ट्रेड शुरू करो इंडिया से, पर इंडिया ने हाथ जोड़ लिए कि भाई थैंक यू, हमें ना कुछ लेना ना कुछ देना. सर उनके पाकिस्तान के जो IPL क्रिकेटर्स हैं, दे वांट टू प्ले इन द IPL, देयर इज लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्वड देयर. वहाँ तनख्वाहें नहीं मिल रही दे हैं. आर नॉट गेटिंग मनी एट ऑल. और आपने जैसे हम ओसामा बिन लादेन की बात की थी, आई वाज रीडिंग दिस बुक को-ऑथर्ड बाय दुलत साहब एंड असद दुरानी, द एक्स ISI चीफ. तो ही आस्क्ड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान के बीचों बीच अबाटाबाद में. ओसामा इज देयर. तो क्या पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट को नहीं पता था? और अगर पता था तो पाकिस्तान में होते हुए CIA ने कैसे ऑपरेशन लॉन्च कर दिया? तो असद दुरानी साहब हिंटेड वेरी ही पासिंग रेफरेंस उन्होंने दिया कि दे वर इन कैच 22. अगर वो बताते कि यहाँ पे ओसामा इज हियर, बिकॉज विदाउट देयर प्रोटेक्शन ही कुडंट हैव बीन इन अबाटाबाद. उनको सब पता था. तो अगर वो बताते कि अबाटाबाद में वो है, तो ग्लोबल उनको रिडिक्यूल मिलता. और अगर वो खुद से CIA को वो सौंपते, तो द पर्सन हु वाज अ मसीहा फॉर द एंटायर पाकिस्तान, तो उनकी नज़र में वो बुरे बन जाते. तो दे वर लाइक, पाकिस्तान की हालत वही है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वही वाली सिचुएशन. आई मीन उनको दे सॉ देम कमिंग, बट दे न्यू कि भाई कुछ मत करो, क्योंकि कुछ करेंगे तो अब उल्टा ही खाएंगे. राइट. तो हम सर वही वापस अगर रियासी पे आए, तो टैग बड़ा ही वायरल हो रहा है. आई मीन, और सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि लोग हाइपर नेशनलिज्म में चले जाते हैं, सोशल मीडिया वॉरियर्स बन जाते हैं. रियलिटी का उनको दूर दूर तक शायद नहीं पता है. 2 मिनट इंस्टाग्राम पे आधों ने विजिट भी नहीं किया होगा, पता ही नहीं है, जम्मू तक भी नहीं आया, पता भी नहीं है उनको रियलिटी का. और वो सिर्फ
अपने आप को प्रोजेक्ट कि मैं भी नेशनलिस्ट हूँ, पोस्ट डाल दी, बाद में भूल गए। एक जवान शहीद होता है, कुछ कर रहे हैं आप उनके लिए। तो सर आप क्या सोचते हैं कि इस तरह का जिंगोइज्म या हाइपर नेशनलिज्म क्या ठीक है, या जो एक्चुअल पैट्रियोटिज्म है उसको कल्टीवेट करने की भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है? अब जैसे जनरल अता हुसैन ने एक वो शुरू किया था सद्भावना, राइट। तो आई थिंक अब इंडियन सिटीजन्स को आपस में डिसाइड करके एक सद्भावना फॉर JNK शुरू करना चाहिए। जब आप विजिट कर रहे हैं वो एक किस्म से खुद ही कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट हो गया एज पार्ट ऑफ अ टूरिज्म इंडस्ट्री दैट यू आर विजिटिंग दीज स्टेट्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज इवन ट्राइंग टू इनकरेज बॉर्डर टूरिज्म। मेरा एक ही मैसेज है आज के यूथ को कि मुझे नहीं लगता कि इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप 4 अक्षर ले आसी, ये लिपस्टिक पॉलिश के तौर पे अच्छा है कि ऊपर ऊपर से कि हाँ ठीक है, सर्जरी हो रही है बस। हाँ, पर इंटरनली एक्चुअल वेयर इट मैटर्स मोस्ट, आर वी कंट्रीब्यूटिंग? तो रूमर मॉन्गरिंग को भी सर रोकना चाहिए। अभी जैसे अटैक हुआ तो अखनूर में हमारे देयर वाज दिस पर्सन हु हैड अ बियर्ड एंड ही वाज लाइक सम पोर्टर, बाद में पता चला पोर्टर था। तो लोगों ने बोला कि वो जो मिलिटेंट का फोटो सर्कुलेट किया जा रहा था, इज सिमिलर टू ही सिमिलर टू वो पुलिस, वो रेलवे स्टेशन पे बेचारा घूम अखनूर रहा में था। था सर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरे होम टाउन में। तो फिर SP हैड टू कम एंड ही हैड टू रिलीज। सो लोगों को एक आप भी संदेश ये मतलब आपके माध्यम से कि रूमर मॉन्गरिंग में ना, आपको ये भी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करने की जरूरत होती है इन संवेदनशील मसलों में। आप सिक्योरिटी फोर्सेस का काम और मुश्किल बना रहे हैं। दैट इज ट्रू, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा आप स्पेकुलेट करेंगे एग्जैक्टली वो फोकस उतना डिस्टॉर्ट हो जाता है, एग्जैक्टली सर। फोकस और फैल जाता है। तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या ऑपरेटिंग एजेंसीज हैं, उनमें फिर उनकी जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन है उसमें फिर धीमापन आ जाता है। हाँ, उससे स्लो हो जाता है धीमापन, राइट सर। कि क्या पता वहीं पे तो नहीं है, है ना। तो इस पर TRP की रेस में एंड फिनिश लाइन कौन पहले क्रॉस करेगा उसकी रेस के चक्कर में आई थिंक सारे एथिक्स साइड पे रख दिए जाते हैं, वैल्यूज आर केप्ट असाइड, एंड देन दैट सेल्फिश मोटिव कि भाई पहले मैं रिपोर्ट करूंगा, पहले मैं बताऊंगा, पहले मैं डिस्क्लोज करूंगा, उसकी होड़ में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जो भी ऑपरेशन चल रहा होता है। जैसे झज्जर कोटली में हुआ, तो ABP न्यूज़ के एक रिपोर्टर थे अजय बाचलू, तो अब मैंने उन्हें बोला था कि आप कैमरा थोड़ा दूर रखिए, जिस रास्ते में मैंने जाना है वहाँ पे फायर आएगा, तो आप प्लीज़ दूर रहिए। अब मैंने तो बोल दिया, उन्होंने भी हाँ बोल के साइड हो गए, मुझे लगा ही हैज़ अंडरस्टूड। बट जब एक्चुअल में जब मैं आगे बढ़ा ट्रूप्स के साथ और जब हम अपनी पोजीशंस इख्तियार कर रहे थे, उसी दौरान हम पे फायर आया। ही वाज सेव्ड, पर फायर इतना नज़दीकी था, ही कुड नॉट मूव। दैट इज द टाइम एंड रियलाइजेशन कम्स इन दैट भाई वो जो अफसर बोल रहा था वो एक्चुअल में सही बोल रहा था, वो कैजुअली नहीं बोल रहा था। दिस इज व्हाट मींस टू बी इन द लाइन ऑफ फायर। एग्जैक्टली। सो अजय बाचलू जी, जय हिंद, नमस्ते। तो मुझे आज भी वो तारीख याद है, 13 सितंबर 2018 आई बिलीव, तो ये ऑपरेशन हुआ था। तो आई जस्ट होप यू आर कीपिंग वेल, योर फैमिली इज गुड, एंड विल लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। राइट सर, राइट सर। झज्जर कोटली का आपने बात की, तो फॉर द ऑडियंस, झज्जर कोटली लाइज ऑन द जम्मू उधमपुर हाईवे। या सर पहले क्या होता था, अभी तो हाईवे बन गया, पहले जब ओल्ड रूट होता था तो इट यूज्ड टू बी रियासी से जाता था। एक टूरिस्ट लोकेशन थी, वहां पे देयर इज दिस स्ट्रीम फ्लोइंग बाय, Yes. वुड स्टॉप बाय फॉर, वो पिकनिक स्पॉट था। झज्जर कोटली वाज अ पिकनिक स्पॉट। In school life, school days, we used to go there. We used to visit Jhajjar Kotli. So let's come to that operation, sir. जो ऑपरेशन झज्जर कोटली, walk us through कि उस वक्त क्या हुआ था और किस तरह से आपने न्यूट्रलाइज किया उन टेररिस्ट को, और उस एरिया की टोपोग्राफी किस तरह से मिलिटेंट्स को फायदा मिला उसमें। देखिए, ये जो एरिया है ना, कठुआ हो गया, रियासी हो गया, झज्जर कोटली हो गया, ये विद इन 15 to 20 किलोमीटर्स के अंदर अंदर ही ये इलाका है। ट्राई जंक्शन है वो। ट्राई जंक्शन है बेसिक, एंड कॉन्वाइज भी यूजली वहाँ से नहीं आती थी, दूसरे रूट्स होते थे। अमरनाथ यात्रा करवा के आई थे अगस्त एंड में,
11 सितंबर को ये हमें इनपुट मिला कि हाईवे पे एक ट्रक से Okay, I remember. एक बंदा 3 टेररिस्ट निकले हैं, उन्होंने ढाबे पे एक होमगार्ड पे फायर किया है एंड हैव इंजर्ड हिम एंड दे हैव रन इनटू द जंगल्स रियासी में. So by chance, I was also posted in Jammu by that time. I was in IB that time. ओके I was temporarily in Jammu. ओके Yes, I ओके. remember now. सो तब हमारे साथ थे रईस भट्ट सर. SSP now he's DIG. हाँ, ही वाज एसएस. Friend, if sir. Yes, सुन रहे हैं. तो Sir, warm salutations to you as well. जय हिंद सर, हाउ आर यू? So and Vijay Singh sir was Now again. he's ADGP. हाँ, तो Vijay sir was also there with us in the same operation. So it was a combined operation जिसके अंदर की 4 SF was there, 9 SF and 8 Rajaf was there and 1 Gadwal Paltan was also there. Okay, okay. So it was a very complex operation because जो inputs हमें आ रहे थे, they were within the radius of approximately 20 kilometers from the point of contact. Okay, okay. So that was the most logical place where they could have actually moved out from the populated area. Absolutely. But उस दिन क्या हुआ कि we all went in and ड्राइवर से पूछताछ हुई तो उसने ये डिस्क्लोज किया कि सांबा सेक्टर से ये बॉर्डर पार करके आते थे, वहाँ से ये आए, वहाँ पे सब्जी मंडी है बॉर्डर के पास सांबा में. देयर दीज टेररिस्ट ये जो हैं वहाँ पे लेबर के तौर पे पोज करते हैं और उस पार उन्हें बता दिया जाता है कि सब्जी मंडी में किस बंदे से कब कहाँ मिलना है. So they have their couriers here. यस. तो वहाँ सब्जी मंडी में ये लोग आए, वो अपने कॉन्टैक्ट से मिले, वो कॉन्टैक्ट को पता था कि ये ट्रक में बिठा के इन्हें श्रीनगर भेजना है. ये हाईवे से श्रीनगर जाते थे Okay. और ये पता नहीं कम से कम 40 या 45 टेररिस्ट तो लेके जा चुका था. ये जो ट्रक ड्राइवर Driver, he है, was हाँ involved completely. हाँ, ये इन्वॉल्व था, इसको ठीक ठाक पैसे भी मिलते थे. तो पहले तो पुलिस वालों ने उसे ठीक ठाक तोड़ा, नहीं माना. देन आई वॉज कॉल्ड इन. फौज ने तो फिर देन फिर हमने थोड़े और प्यार से समझाया तो वो आई थिंक समझ गया, पर उसे समझने समझाने में ही कम से कम वी लॉस्ट आउट ऑन 1.5 to 2 hours. तो पर उसने जब बताया तो इट वाजंट टू लेट बिकॉज एरिया में काफ़ी फोर्सेस थी एंड जो थे एमिनिशन पाउच टेररिस्ट के बरामद हुए थे, तो वो मैंने एक पाउच लिया. उस पाउच में जब मैंने ऐसे देखा और ऐसे किया ना, तो उसके अंदर कुछ चीज़ ऐसे लगा कि शिफ्ट होके नीचे गई है. फिर मैंने ऐसे किया तो दोबारा ऐसे ही, तो अब मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा. जब मैंने खोला उसका जिप और देखा तो अंदर जो 1000 रुपये या 2000 रुपये के नोट थे. उसकी गट्ठी थी. हाँ, उसकी एक गठरी थी. कम से कम 2 लाख रुपए होंगे. तो मैंने तय का, मैंने कहा सर मुझे कोई आइटम दो जो टेररिस्ट के ऊपर था एंड गिव मी स्निफर डॉग्स, मैं अपनी टीम को लेके जंगल में निकल रहा हूँ. इट वॉज अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड जंगल. देन आई टुक द एमिनिशन पाउच, वो डॉग्स को अच्छे से स्मेल करवाया एंड देन वेंट डाउन इनटू द नाला. तो अब नाले में हम रुक गए थे क्योंकि पानी का लेवल और भाव थोड़ा ज़्यादा था. फिर नाला पार करके ना हाइट थी, थोड़ा वो फिर डिफिकल्ट हो जाता है. हाँ नहीं, सो मैंने यही एंटिसिपेट किया. मैंने कहा सर अब चढ़ाई है, सो डू वी क्रॉस द नाला. देन दैट इज द टाइम व्हेन दे आस्क्ड मी टू हॉल्ट बिकॉज शाम के 6 बज चुके थे. सो दे सेड कि समर नाउ इफ यू मूव इन एंड यू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट वी विल बाय हैवी कैजुअलिटीज. So I said, sir, give me a call, go or no go. They said no go for tonight. Just stay there. We placed our thermal imagers and our night vision and everything, and we placed it strategically all over. That was the first operation in which me along with 7-8 officers were trained on DJI Mavic Pro. Okay. The drone. So that was the first time when a drone was put into search for terrorists. और जो चीता हेलीकॉप्टर है that was radioed in and asked to leave. In case there is a मतलब serious casualty, है ना, then for medevac we will call you. Else there is no need to be in the air. And as a result, once the Hepter left, everything was like pin drop silence.
You halted on the night before. हाँ उस दिन ही यूज किया, No action? नहीं रात को भी हमने कॉर्डन ऑफ कर लिया था, वी वर You stayed put there. वी स्टेड पुट, देन बीच बीच में few of the troops were pulled out Okay. and they were replaced, है ना. So that was it was a situation of lot of pressure. Police were closely in Valley. And We have to, because देखिए end of the day हम because they have the local intel also. Because लोकल इंटेल भी है, अदर देन दैट यू नो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, वी आर लाइक ब्रदर्स, ऑफ हमारा रिलीजन साइड हो जाता है, Everything goes. कास्ट साइड हो जाता है, yes. ये this is for the audience also. हाँ, और ये कोई मायने नहीं रखता कि कौन सी फोर्सेस का है. खून सबका लाल है सर. उस टाइम ये होता है कि फोर्सेस के हिंदुस्तानी सिपाही और अफसर मिलके दहशतगर्दों को खत्म. तो ये और यही एक स्पिरिट होना चाहिए एक कंट्री और नेशन का. यही पैट्रियट, this is real patriotism. कि आपको कोई रोक नहीं सकता है. Then what happened the next day? Next day then we were given the orders that okay now you have to proceed. उस दौरान ऊपर वाले रिज पे एक सीआरपीएफ की टोली थी जिससे इनपुट मिला, इंट मिला, दैट इज व्हाट वी से. एंड व्हेन दे मूव्ड इन, तो वो इस तरीके से मूव इन किए बिकॉज वहाँ पे हाउसेस की सिर्फ इट वाज अ स्मॉल पॉकेट ऑफ 6-7 हाउसेस, ठीक है, लाइक जैसे पुअर फार्मर्स नहीं होते वो थे. वहाँ पे ये 3 लश्कर तैयबा के जो टेररिस्ट थे, जैश ए मोहम्मद के, सॉरी नॉट लश्कर, जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस घर के एक लड़के का मोबाइल ले लिया और उसे दिए पैसे, बोला हमारे लिए खाना लेके आ, जब तू खाना लेके आएगा तब तुझे तेरा मोबाइल वापस देंगे. सो दैट गाय, वो जो लड़का था वो जब गया तो उसने पास वाली चौकी पे सीआरपीएफ पे बोला खाना लेने कि कहाँ गया था वो ढाबे पे, उन्होंने बोला कि किसी भी आसपास वाले ढाबे पे जाके खाना लेके आ. वहाँ पे तो ढाबे भी दूर वगैरह होंगे. वो ढाबे से ही भागे थे, तो अप्रोक्सीमेटली जिस पॉइंट से वो भागे थे वहीं पे भेज दिया. वो जगह उस जगह से मुश्किल से 2 या 2.5 किलोमीटर दूर होगी. And you were also in the vicinity. We were there. And जैसे ये लोग गए वहाँ कैजुअली दे ओपन फायर, उसके अंदर 4-5 जनों को गोलियां लग गई. थैंकफुली नो फेटालिटीज, पर जो गनशॉट वुंड्स लगी और ये जिस तरीके से वहाँ से निकले वापस सीआरपीएफ वाले, हाँ, साथ ही साथ आई मीन मैं नाले में था तो वी हर्ड द शॉट्स एंड जैसी गोलियां शुरू हुई वी कॉक्ड आवर वेपन्स एंड हमने फिर अपनी पोजीशंस रेडी कर ली कि अब यहीं पे है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दैट यू हैड रेडियोड इन दैट. बट देन आई आस्क्ड सर कुछ दिक्कत तो नहीं हुई वहाँ पे? कहते नहीं, 4-5 जनों को लगी है गोलियां, पर वो और टांग वांग में लगी है या बाजू में लगी है, नो वाइटल ऑर्गन है. तो ही सेड नाउ यू स्टे अलर्ट, क्योंकि भागने का रास्ता सिर्फ तेरे वाला इलाका है नाले के थ्रू और कोई रास्ता नहीं है एंड दे आल्सो नो इट. राइट. तो एज अ रिजल्ट फिर ऑपरेशन शुरू हुआ एंड 13 सितंबर 2018 एंड बाचलू जी एबीपी न्यूज़ के वहाँ पे आए और इनके पूरा क्रू था वहाँ पे, और भी न्यूज़ चैनल थे, बट जहाँ पे मेरे बंदे तैयार हो रहे थे विद ऑल द वेपन्स एंड ऑल, तो वहाँ पे एक्चुअली आई टुक द आरएल के साथ एक बंदे के साथ गया. I could see that infrastructure where they were holed up. And मैं वो रूफटॉप पे भी चढ़ा, उसी टाइम मुझे नीचे बुला लिया गया. I came down, मैंने कहा क्या हो गया सर? कहते नहीं ऑर्डर्स आए, नो कोलैटरल डैमेज. कहते वो गांव वालों का ही है. तो मैंने कहा सर फिर देख लो क्या करना है. कहते नहीं, RL has been ruled out. ओके. So as a result मैं बड़ा मायूस हुआ. होता है ऑपरेशंस में. सैनिटाइज कब हुए लोग? ये फिर सैनिटाइज हुए लाइक सुबह कांटेक्ट हुआ अराउंड on the second day you were planning for the RL, right? हाँ We're talking about day 2. हाँ, डे 2 जब वहाँ पे कांटेक्ट ऑफ फायर शुरू हो गया था. तो उस दिन शाम को द थर्ड टेररिस्ट केम डाउन अगेन टुवर्ड्स अरनाला. What was the intel? Like how many were holed up there? देयर वर 3 as per the intel. इनिशियल 2 थे Okay. एंड थर्ड का हमें आइडिया नहीं था. जब वो नीचे की साइड आया एंड माय बॉयज सेड कि साहब वहाँ हरकत हो रही है एंड दैट इज द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड टेकिंग एम्ड फायर. अब क्या होता है ना, माय घातक वाज सो वेल ट्रेन्ड, तो माय घातक बॉयज सेड कि साहब वहाँ हरकत हुई है. सो दैट इज द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड टेकिंग एम्ड फायर. जैसे ही टारगेट अक्वायर किया वी टुक एम्ड फायर, वी शॉट दिस गाय इन द लेग. Okay. ठीक है, देयर वर 3-4 बुलेट मार्क्स एंड ऑल, बिकॉज आफ्टर द ऑपरेशन गॉट कंप्लीटेड, जब सैनिटाइजेशन शुरू हुआ, दैट इज वेयर वी सॉ कि जिस पोल के पास ही टुक रेस्ट, वहां पे हमारे प्रॉपर बुलेट मार्क्स थे मेरी टीम के. Okay.
ठीक है, एंड देन ही वाज शॉट आल्सो इन द लेग देयर, राइट, क्योंकि ब्लड की ट्रेल नीचे से ऊपर की तरफ दिखी, बिकॉज इनिशियल जब ब्लड निकलता है छोटे ड्रॉप्स होते हैं ओके, एंड देन इट स्टार्ट स्प्रेडिंग बाद में. ओके, ओके, So नीचे वाली side there were less of blood, and once he would have probably started moving away from us, उसका blood वो फैलता गया और ज़्यादा बहने लगा. And probably उस पोल के पास we saw syringes. अब they use local anesthesia. ओके, तो जैसी गोली लगती रहती है ये वहाँ पे ये local anesthesia लगा लेते हैं, सुन हो जाता है, दर्द नहीं होता है, and they get back to firing. कीप फायरिंग, तो ये यही हरकत करते हैं. तो वहाँ पे हमें सिरिंजेस भी मिली. तो दैट इज द टाइम मेरे जेसीओ साहब थे, तो बलबीर साहब ने कहा कि साहब देखो यहाँ पे गोली लगी है, तभी यहाँ पे 2-3 इंजेक्शन की ये सुइयाँ, कहते अपने को ठोका होएगा एनेस्थीसिया और तभी लगा रहा होगा. तो मैं कहा सही कह रहे हो आप. तो दिस गाय वेंट अप एंड देन ही डाइड. ही डाइड ऊपर 2 टर्मिनेट हो ही चुके थे. राइट, ठीक, वी हैड जस्ट क्रॉस द नाला, ओके, बट आई स्टॉप द बॉयज फ्रॉम क्लाइंबिंग अप, बिकॉज फिर बताऊँ जब ऑपरेशन चल रहा होता है ना, unnecessary movement is to be avoided. Because क्या होता है ना, adrenaline rush इतना होता है ना कि even if we had terminated him and we would have taken a decision of moving up, you never know, then could be that the SF teams would have taken us also as part of the terrorists, Right. and you know they Right. so we would have had a friendly firefight. goal हो जाता. हाँ, तो वो so that we avoid. And ये third terrorist इतना वो था, शातिर था कि एक गोली उनकी डायरेक्शन में फायर करता था, एक आपकी, एक हमारी, ओके, और in return there used to be a barrage of fire. But I told my team that if he is firing 2 to 3 shots, aimed fire ले रहा था, we could see the mud हमारे आसपास ना going ऊपर, तो we knew कि ये हमारे आसपास हमें देख के फायर कर रहा है. तो एसओजी के लड़कों के पास एक पूरा एक बोरी भरी पड़ी थी. वो तो फिर, so they kept going. then I had to tell the SOG boys कि भाई फायर रोको. कहते हमारा मुद्दा हमारी तरफ से उसे भगाने का नहीं है, उसे मारने का है. इन आर्मी वी ल्योर द टारगेट, वी डोंट स्टार्ट फायरिंग. उसे भगाना नहीं है, उसे लेके आओ. राइट, राइट, सो आई वो डे मतलब डे 2 दिन में जब फायरिंग कर रही दे आल्सो वो फायरिंग. आई सेड फॉर व्हाट, ऐसे क्यों फायर कर रहे हो, व्हाई यू वेस्टिंग. फाइनली then the operation got concluded at around 5:30. सेम डे, सेकंड डे, हाँ, मतलब ये हुआ 12th को ये इंसिडेंट हैपेंड. 13th इवनिंग 6:30, what time started? मॉर्निंग अराउंड 7:30. Okay, early morning, 7:30. and next day 5:30. नेक्स्ट डे 5:30. Okay, all three eliminated. All 3 eliminated. Okay, पर वो जो 12 तारीख को जो सिग्नल प्लेटून थी, वो कम्युनिकेशंस का ट्रायंगुलेशन मेथड एंड कंट्रोल रूम की गाड़ी इधर उधर जा रही है, यू नो वेरी वेवर्ड एंड ऑकवर्ड इनपुट्स आ रहे हैं. एवरीवन वाज कंफ्यूज्ड कि हो क्या रहा है. want to know here, actually जब आप उस situation, अभी तो you are able to speak and kind of articulate that, but when you were in that situation there, what was like going on in your head? Because sometimes you are not just responsible for eliminating the terrorist, you are also responsible for your men. और कभी ऐसा incident कभी हुआ है सर, when unfortunately you had to lose your men or compatriots very closely, and what is the emotion, what is that, because that's something very hard to take. Yeah, see, when during combat मन में एक ही चीज चलती है कि फिटैलिटी नहीं होनी चाहिए. बट यू सी इफ यू बिकम ओवर कॉशियस यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म. राइट, अगर आप ज्यादा केयरफुल हो आप आगे की हरकत ही नहीं कर पाओगे. सो यू हैव टू बी अ लिटिल, माइंड में थोड़ा केयर फ्रीनेस भी होनी चाहिए कि सी जब तक पहल नहीं करोगे तब तक यू विल नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग, है ना. यू हैव टू क्रिएट अ स्टिमुलस फॉर द टेररिस्ट्स सो दैट वो एंग्जाइटी में रहे कि अच्छा वहां से तो नहीं आ रहे. आउट ऑफ एंग्जाइटी दे माइट फायर, सो वी गेट अ हिंट कि Location. इस कमरे से इस लोकेशन ये डायरेक्शन. तो जब तक ये चीजें हमारे पास नहीं है ना डेटा, वी आर ब्लैंक. सो वो होता है ना मछली को दाना डालना होता है, वो दाना डालने की जो टैक्टिकल प्रतिक्रिया है वो बड़े ध्यान से करना पड़ता है. उसके अंदर फिर देखिए घातक ऐसी एक टोली होती है जिसमें 95% डिफॉल्टर पार्टी होती है. ओके, जो बोल्ड होते हैं, जो खुददार होते हैं, जो रिस्क टेकर्स होते हैं, है ना, हु आर नॉट वरीड अबाउट द लाइफ, दे आर वरीड अबाउट नाम नमक निशान. दैट्स द यूएसपी ऑफ आर्मी. हाँ, कि पलटन पे आंच नहीं आनी चाहिए. अब हमें बुला लिया ना ऑपरेशन में, तो अब
झंडे गाड़ के ही गाड़ जाएंगे, देना जाके बस अब। वरना कोई मतलब नहीं। एग्जैक्टली। सो दैट इज द काइंड ऑफ माइंडसेट, वन वे टिकट होती है घातक की। इफ वी आर इन देन वी आर इन, नाउ आवर जॉब इज हाउ टू कम आउट ऑफ इट सक्सेसफुली। बट एज अ मार्चिंग योर ट्रूप्स, आपके माइंड में क्या चल रहा होता है? देखिए प्रेशर रहता है, घबराहट रहती है। हमारे अंदर एक देयर इज अ ह्यूमन बीइंग इनसाइड अस, हम बिकॉज यू मे नॉट वरी फॉर योर ओन लाइफ बट यू मे वरी फॉर योर मेन। I mean, see, whenever I went into combat, or basically with my team, my घातक used to move in, तो हमें अपने से ज़्यादा दूसरे की टेंशन रहती थी कि यार इससे कुछ ना हो जाए, ये मेरा बडी है या ये मेरा यार है, राइट। आई गेट along well with the JCO and he is very sharp, we all are good, we are all well trained, we are tough guys, there is no guarantee कि है ना कि दुश्मन कोई हरकत नहीं करेगा, वो तो करेगा ही, करेगा। ठीक है। सो इट इज़ अ गेम ऑफ कैट एंड माउस, इट इज़ अ गेम ऑफ डिसेप्शन। कौन किसका बेवकूफ़ बना रहा है, कौन किसके लिए बूबी ट्रैप सेट कर रहा है, ठीक है। किसको पता है कि उस पत्थर के पीछे आड़ लेके ही मेरे पे गोली लगाएगा, तो आई माइट एज वेल हैव अ फिक्स्ड वेपन, है ना, खिड़की के कोने पे कि वो आएगा तो वहीं पे ही मारूंगा। और दैट प्लेस बिहाइंड दैट स्टोन इज बूबी ट्रैप्ड विद अ ग्रेनेड और विद अ ट्रिप फायर, राइट। है ना, आईडी। तो ये सारी चीज़ें comes with experience, राइट। सो वी टॉकिंग अबाउट कि तो टेंशन रहती है। कभी हुआ ऐसा कि यू लॉस्ट योर मैन? या इन UN we've lost men, ठीक है, वहाँ पे गन शॉट वुंड्स भी हुई थी। थॉट्स डू कम इन व्हेन आई गो एंड मीट देयर फैमिलीज एंड देयर चिल्ड्रन, एंड आई वाज लाइक कि अब यू नो सिविलियन से कि फौज हमारे टैक्स की वजह से ही यू नो सैलरीज आ रही हैं एंड एवरीथिंग, TSD फैसिलिटीज हो गई, है ना, लिकर मिल रही है एंड ऑल दिस, मतलब ऑल दिस, ये व्हेन ये बातें आने लग जाती है ना, देन आई रियली फील सैड, यू फील हेल्पलेस। हाँ, क्या कर रही कि कई बार तो ऐसे भी होता था कि यार फौज में गए ही क्यों फिर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, बट दे प्रिपेयर्ड कि हाँ अनइवेंचुअलिटी भी हो सकती है। सर, आई हैव लॉस्ट माय पैटर्नल अंकल, माय चाचू, when I was in college. I think I was in second semester. I was preparing for my exams. It was one fine evening, 7:30. Got a call from Chachu's number, and someone else was on the line. Some strange feeling, and we came to know that he's made the supreme sacrifice. And when he came and draped in the tricolor, there is that. नहीं, वो बैलेंस नहीं हो पाता है, because the loss is greater than the pride. उस टाइम पे पेन, वो आई एम स्टिल गेटिंग गूज़बम्प्स, वो पेन ना प्रोसेस, हाँ, ही वाज लाइक, ही वाज नॉट, एज में ज़्यादा फर्क नहीं था, ही वाज मोर ऑफ अ फ्रेंड, वी वुड डिस्कस थिंग्स। तो वो जो एक ना पर्सनली वो अलग तरह का लॉस था, तो आई कैन अंडरस्टैंड द लॉस इज इमेजरेबल, दैट इज स्टिल समटाइम व्हेन यू हैव मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, यू फील व्हाट इफ ही वाज देयर, सो दोस मोमेंट्स आर एक्चुअली इनएक्सप्लिकेबल। कुछ सी देयर बयान नहीं कर सकते। देयर आर इंस्टेंसेस वेयर हॉस्टेज सिचुएशंस में आप हॉस्टेज को तो छुड़ा दिया है, but you have lost your own, one of your own boys. The way they are jubilating, and they never tell them the loss or the feelings of sadness which is within us for losing our boy or an officer. Part of our job, you know. So we got to live with it, no matter how harsh the And I'm reality sure may be. people who are listening, they understand the amount of emotional sacrifice it takes, more than the physical, to be in the forces. मैं एक incident बताता हूँ. Right, sir. I was at Udhampur, and there was an ambush that took place in Poonch Rajouri sector. So it was ambushed by ये SSG के जो है बंदे, and they did not let the officer and the 3 jawans bodies be picked up. वो मशीन गन फायर ही डालते जा रहे थे, तो उन्होंने they were not letting them pick up. Okay. Once everyone homed onto their burst fire से जो gases निकलती है ना suppressor से, जब वहाँ से पता चला कि जो burst वाला एरिया है, तो then mortar shelling started. That is the time when इनका fire disrupt हुआ. Otherwise they were so smart, इन्होंने आसपास पानी छिड़का हुआ था, तो कोई धूल मिट्टी भी नहीं आ रही थी, they were just firing. बट वो ये ना ज़्यादा देर फायर करोगे तो कार्बन जम जाता है ना, तो उससे जो गैसेस का जो भाव निकलता है एंड दैट डेंस एयर, सो दैट इज व्हेन, एंड देन दे गॉट द ऑफिसर्स मॉर्टल रिमेन्स टू उधमपुर, सो आई वाज द डिटेल्ड ऑफिसर, Leave no man behind. हाँ, एंड देन यू नो मैंने देखा है कि 6-6 फुट का बंदा, 1 बुलेट enters from the right side of the chest, क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट में यहाँ पे गैप होता है, तो 1 bullet enters here and gets lodged into the heart. बाकी शरीर पे एक खरोच तक नहीं थी गई. It is just, वो कहते हैं ना, unfortunate या किस्मत खराब बोल लो. And that boy passed away while he was on the way to Udhampur. Major Praful was there, he was from 6th regiment.
तो when a mortal remains came ना, तो his body, I mean, I got the post-mortem done and everything. So it is very difficult to I understand. actually stand there and get these Right. procedures done. Right. And then eventually, ma'am insisted I want to see the mortal remains. And I was quiet, but there was a senior officer who kept insisting, "No, ma'am, we advise, don't see." And then I looked at him and said, "Sir, this is personal. I don't think it's wise enough for anyone to advise or keep harping upon saying to the lady that nahi, you will not be able to see. She's insisting, let her. It is a closure for her." And then the officer realized and he said, "Okay, Major Samar, you please escort the lady to the mortuary." And then ma'am spent some time personally with sir akele, and I was standing at the side. So, I have seen these emotions unfold. It is very difficult to actually inform the family member. That is the worst part. Worst thing. So I have done that 6 times in my military career. And in fact, the first flight to UN, जब लेफ्टिनेंट कर्नल महिपाल and 4 other ranks के mortal remains receive किए थे, तो I was the officer detailed for it. It mentally, it takes away a lot of things from your mindset and your soul. The trauma, I mean, I just till date, I just dread that trauma is like just beyond imagination. Beyond words. It's beyond words. Probably whose loss it is the only person who can actually बयान कर सकता है ये बातें, या फिर जिस टीम में वो जो लड़का है या ऑफिसर है जिसने शहादत दी है, उसी के टीम मेंबर को ही पता होगा क्या अंदर कि कुछ की फीलिंग क्या है. एक घाव छोड़ देता है ये, मतलब एक ऐसा कुछ जो हील कभी हाँ, मतलब देखिए, घाव भी होता है, सैडनेस भी होती है, गुस्सा और ज्यादा आता गुस्सा भी होता है. गुस्सा आता है. इट बिकम्स अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर यू. I have lost my course mate Kaustav Rane. I have lost my course mate Vibhuti Dondial sir. And I was very close to both of them. Commandos में Rane and I were roommates. Okay. I mean, Kaustav, when he was posted in Leh, जब छुट्टी आता था तो मेरे घर पे he used to come, and तब मैं भी बैचलर था, and mom dad used to be at home. तो वो आ जाता था घर पे मोहाली में, and mom used to say कि तू मेरे लिए पश्मीने का ये शॉल वगैरह नहीं लाया इस बार. तो कहता कि आंटी मैं अभी मंगा लेता हूँ. तो ही यूज्ड टू गेट इट बाय कोरियर विद इन 2 days. तो यहाँ 2-3 दिन बिता के जाता था. एट टाइम्स वी यूज्ड टू प्लान आवर छुट्टी टुगेदर, है ना, कि मिलते हैं और गोवा या कहीं घूमने जाते हैं. तो कभी कभी फिर ऐसा लगता है लाइफ की मीनिंगलेस, ऐसा लगता है कि लाइफ व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, क्या एंड गोल. ह्यूमन लाइफ इज वेरी फ्रेजाइल. आई मीन लास्ट ईयर मैं खुद, हाँ, what happened? I was clinically dead for 8 to 10 minutes. If you can share what happened. I mean, I contracted a very rare virus called NDM1, जिसमें what is that? it is still under research. Okay. And it is 10 times more infectious than COVID. How did you contract? I have no clue Okay. how I Is got it a it. flu? Is it a flu? I don't know. Okay. I mean, if the audience are watching, they can Google it and they can check NDM1. NDM1. Okay. And my lungs had, so I was in a coma and I was on the ventilator, and on 20th of April last year, 2023, my heart stopped for 8 to 12 minutes. Okay. So then वो electrical उसके साथ, then yeah, they brought me back. And शरीर में जान ही नहीं थी. I mean, I had to relearn everything, how to again walk and body movements, everything. So how long were you in that situation? I mean, it was in the hospital. I was there for almost a month. Okay. And recovery phase took almost 6-7 months. So you were conscious. You were unconscious for how long? I was unconscious for I think 17-18 days. Okay. And when you came back, I did see a vision. Okay. वो जो होता है ना कि आफ्टर लाइफ वाला. Okay, वैसा सब कुछ. हाँ, so I did describe it to the doctors, and you see when clinically pronounced deaths होती है ना, so in that they document your statements. Okay. So the thing is that they then extensively, जब मैं होश में आया ना, तो मेरे psychological test बहुत होने लगे. Okay. So लेकिन I was not able to speak. मेरे tracheotomy थी. I spoke all this after this thing was sealed. I was not able to talk. Let's try to understand. So जब आप
when you contracted this virus, तब I mean, did you? 48 hours में my SpO2 level fell down. And were you conscious of while it was happening? Yes. Park 100 मीटर दूर है मेरे घर से, so I reached the park, but then I told my wife कि I don't think I'll be able to make it back home. उस टाइम कुछ खांसी या कुछ नहीं था, Normal मतलब. नॉर्मल था, बट आई वाज स्वेटिंग अ लॉट. बुखार 104 था. So something was just not right. Not And I told her कि यार कुछ तो गड़बड़ है. I don't. So the moment my father said check his oxygen level, तो SpO2 मीटर लगाया, जैसे ही नीचे आया तो they rushed me to the hospital. Then they admitted me in emergency. That is the time जब जॉन इब्राहिम का भी फोन आया था. Last call that I got. Okay. And I told him that John, I am in the emergency ward. He said what happened? I said I don't know. Something's wrong with me. I'm not well. बुखार 104 है, उतर नहीं रहा. Some problem. I'm sweating also quite a bit. He said, 27th April, I'm planning to send the director and the writer for your biopic. Biopic. I said, I'll let you know. And I think after John Abraham's call to me, I think within few hours I went into a coma. Okay. कि आप जब वो unconscious state से बाहर आए थे, तो what did you feel? उस टाइम वो फीलिंग वाला क्वेश्चन नहीं होता है ह्यूमन बीइंग में. मुझे छत पे पहले लाइटें दिखी, फिर हल्का सा दाएं बाएं देखा, फिर एक्सप्लोरिंग समथिंग ना, जैसे किसी. You said you have visions also. Some There was one certain vision that I saw. afterlife. हाँ, and I discussed it with my wife after a month Okay. because I wasn't in a state of speaking so much with Do you believe anyone. in afterlife? Now I do. Okay. Now I do. I mean, it is certainly a second chance to life that I've got. Okay. I've seen the. I can say कि मैंने मतलब मरने के बाद मैंने स्वर्ग भी देखा है. I saw very good things, and when I came back to life, lot of things have changed. बहुत सारी चीजें बदल Very गई हैं. interesting to हाँ. get that perspective. मतलब द विजन जो था, तो उसके अंदर क्या है कि एज ह्यूमंस जब हम बात करते हैं तो वी डू लुक एट ईच अदर, पर हमारी लिप मूवमेंट होती है, हाथों का मूवमेंट होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है. वहाँ पे यू टू जस्ट लुक एंड यू स्पीक. इट इज टेलीपैथी. You don't speak. You don't. Just thoughts transpire. Yes, yes, and it's a very calm environment. बहुत ही soothing to the eyes. You know, the sound of nature, birds, animals around. Human beings are there. They're walking around in these meadows with bright lights जो आपके आंखों को मतलब दिक्कत नहीं दे रही हैं. The very soothing glow of light. मतलब एक एक घास का जो ब्लेड है, एक एक घास का तिनका जो है, उसमें भी एक जान होती है, उसमें भी एक ग्लो होता है. सो इट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. आई मीन दैट इज व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड. Right. एंड जैसे कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल शांत. कि इट वाज लाइक कि मैं स्पेस के अंदर फ्लोट कर रहा हूँ. Okay. आई मीन जो बाद में मुझे बताया कि मेरी फिजिकल ट्रॉमा और अब्यूज जो मेरी बॉडी ने लिया, इट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन. Okay. But you are not conscious. Doctors. But हाँ, doctors knew about it and nurses and my family knew about it. But I was, I think, at the most peaceful point of time of my life ever. Right. And it was a very, very calm and a very soothing and a very comforting feeling. मतलब मैं कुछ बुरा नहीं था इसमें जो मैं कह सकता हूँ कि खराब था. Do you believe in God? I was spiritual. Okay. But now I do believe, yes, God. yeah, gods are there. Gods. You believe in gods? हाँ, because see, there were people of, I mean, अब वहाँ पे तो अब मुझे सिर्फ इंसान दिखे. अब वो किस मज़हब के हैं, क्या है, क्या नहीं, I don't know. तो ये है. तो and moreover, you know, I feel that main thing in life जो मैंने ये जो experience किया है, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए. Your religion, caste, these things are irrelevant. मेन चीज आपका है कि आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका रिलीजन और कास्ट का नाम भी अच्छा होगा. सो जो ड्राइविंग फोर्स है वो मुझे लगता है कर्म है. तो कर्म अच्छे
तो सब भला, अगर कर्म नहीं ठीक तो फिर वहाँ पे दिक्कत है। सर वो कहते हैं ना, दुनिया में ये जो तमाशा हो रहा है ये तो होके रहेगा। हाँ, ये तो इट इज़ लाइक जैसे समय है ना, समय रुकता नहीं। काल चक्र जो। हाँ, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी। अब आपको अपनी किस्मत किस तरीके से लिखनी है वो आपके कर्मों पे डिपेंड है कि आप कैसे करोगे। किस्मत की बात की, जैसे जो हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, डू यू बिलीव कि इसमें रीजन है, ह्यूमन फ्री विल है या डिवाइन एक प्लान है? इट इज़ अ प्लान, आई बिलीव। मुझे बहुत ही स्ट्रांगली फील होता है कि हर एक व्यक्ति का इस धरती पे आना किसी मकसद या मतलब के लिए है। बेमतलब बेमकसद किसी का यहाँ मौजूद होना एक इंसान के तौर पे, वो इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई रीज़न है तभी हम भेजे गए हैं। कोई गरीब है वो इसलिए भेजा गया है कि कुड बी की जो संगत उसके आसपास है उसके इमोशंस में श्रद्धा आए, फीलिंग ऑफ केयरिंग आए, तभी वो गरीब इंसान की देख रेख हो सकती है, तभी उसकी हेल्प के लिए उसे ऑफर किया जा सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल्स जिसे कहते हैं। तो किसी बैड एलिमेंट का मौजूद होना इसलिए हो सकता है कि कोई पॉजिटिव एलिमेंट को क्रिएट करना। तो डीमंस में बिलीव करते हो? आई मीन अगर जहाँ अच्छाई है तो बुराई भी है, दो दुनिया है, तो डीमंस भी हैं। ये जो इविल पावर या यस, दे आर इक्वली प्रेजेंट, कुछ आत्माएं लोग मौजूद है। कहते हैं कि दे आर हाँ, हाँ। स्पिरिट्स एंड ऑल दिस, इट इज देयर, दे आर अवेलेबल, दे आर देयर। आप YouTube पे भी जाओ, अब तो वीडियोस आ चुकी हैं, Yeti की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इतने अच्छे आ गए हैं कि वो स्पिरिट्स को हॉस्पिटल्स वगैरह में भी हरकत करते हुए कैप्चर किया है। स्ट्रेचर्स अपने आप हो जाते हैं आगे पीछे, दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। सो देखिए, आई थिंक कि एक ही दुनिया में, एक ही धरती में अलग अलग डायमेंशंस हैं। ट्रू। ये अगर हमारी दुनिया है तो प्रेतों की भी एक साइमल्टेनियसली इसी इन्वायरमेंट में मौजूद एक और दुनिया है। वो अपनी दुनिया में अपना जिंदगी बिता रहे हैं, हम अपनी डायमेंशन में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। सर वो पंजाबी में कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं चुन रही है, ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब खुशी नहीं दे रही, तो ਇਹਦਾ मतलब वो चीज़ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ नहीं है। You have to choose to love yourself. Yes. Sometimes we have people and things in our lives that are not good for us, that are not meaningful for us. So ਸਾਨੂੰ I think we have to, हमें वो कोशिश भी करनी चाहिए उस चीज़ से अपने आप को समझने की। Happiness quotient is totally proportionate to our mindset. Right sir. अगर मैं सोचूंगा मैं दुखी हूं तो मैं दुखी रहूंगा, चाहे मैं अच्छे एनवायरनमेंट में क्यों ना रहूं। व्हाट इज द वे टू हैप्पीनेस? तो मैं कहता हूँ हैप्पीनेस इज द वे। Happiness is the way. पर वही ना, आजकल न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट आ गया है, अकेलापन इतना आ गया है, आइसोलेशन इतनी हो गई है यूथ में। दिस जनरेशन इज सो प्रैक्टिकल, इमोशंस साइड हो चुके हैं। सर रिलेशनशिप्स में मीनिंग कहाँ रहा है? मीनिंग भी नहीं रहा और प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा ही है। तो आई समझा नहीं जा रहा। एग्जैक्टली, एंड एक्सेस टू इंटरनेट कुछ हद तक ठीक है, कुछ मतलब तक ठीक है। आई स्ट्रांगली फील दैट द नेगेटिव थिंग्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट शुड बी ब्लॉक्ड और स्टॉप्ड टोटली, ठीक है, सो दैट एटलीस्ट माइंड करप्ट ना हो बच्चों का। रेगुलेटेड में भी आई डोंट थिंक कि जो चीज़ गलत है तो उसे रेगुलेट क्यों करना। सर फॉर एग्जांपल उसे नेगेट ही कर दो। कई मूवीज आती हैं उनमें लिखा होता है कि दीज आर फॉर 18+ ओनली। अगर कोई बच्चा, उसको बोला जाए कि आग में हाथ मत डालो, वो आग में हाथ डाल के देखेगा जरूर। वही मैं तो कह रहा हूँ। अगर आप ऐसे 18+ डाल रहे हो तो अदरवाइज शायद वो उस मूवी को ना पर मुझे आप एक बात बताओ, वो पक्का देखेगा। 18+ वाली चीज डालनी जरूरी है क्या? वही है, वहां पे पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी क्या, या मतलब और इट विल इफेक्ट द रेटिंग्स और मूवी हिट हो? वो नहीं डालना चाहिए फिर। हाँ, अब जैसे एनिमल मूवी थी, राइट, ठीक है, अब देयर वर फ्यू सीन्स व्हिच वर इररिलेवेंट, बट आई वाज शॉक्ड कि उस मूवी को इतना टीआरपी मिला कंपेयर टू सैम बहादुर। व्हाट इज इट एक्चुअली ट्राइंग टू कन्वे एज अ मैसेज? सोसाइटी की साइकी भी तो पता चलती है वो किस चीज को पसंद कर रहे हैं। वेस्टर्नाइजेशन,
इतना इन्फ्लुएंस हो चुका है राइट कि जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर रिलेटेड भी तो डाल सकते थे एनिमल मूवी में, Exactly. किसी ने रोका था? एग्जैक्टली तो जैसे इन मूवीज की वजह से जैसे इसमें ड्रग्स अल्कोहलिज्म को ओपनली प्रमोट किया जा रहा है डोंट बी सरप्राइज कल परसों किसी न्यूज आर्टिकल में आ जाए कि किसी ने ये हरकत की है सिमिलर टू व्हाट वाज शोन इन एनिमल मूवी। कभी लड़ाई हुई इसके लिए? बहुत बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, मार- अभी भी फोन पे या व्हाट्सएप ग्रुप में हो जाती हैं लड़ाइयाँ। नहीं सर फिजिकल वाली स्कूल लाइफ में फिजिकल हुई हैं, Okay. हुई हैं, ज्यादा नहीं, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस बट फ्यू डिड हैपन। ऑन व्हाट ओवर गर्ल्स ओवर व्हाट आई मीन नहीं, मेनली स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स पे लेके। लेके अच्छा okay. हाँ, एंड आपस में ईगो इश्यूज हो जाते थे, ग्रुपिज्म था That थोड़ा। happens with young boys adults हाँ 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 हाँ, तो इंटरेस्टिंग कोई जो आप अभी भी याद करते हो कुछ इंसिडेंट स्कूल में बहुत थे। आई कोई मीन एक अगर आप शेयर करना एक हमारे वार्डन थे मिस्टर मिलेट, हम्म सो यूज्ड टू कम फॉर द नाइट ड्यूटी चेक। तो हम जिन घरों से आए हैं ना, तो रात को टोटल अंधेरा होता है, लाइटें ऑफ होती हैं, वहां पे नाइट लाइट ऑन रहती थी ओके बिकॉज सारे बच्चे तो अंधेरे में सो नहीं पाते, हम थे जो अंधेरे में सोने वाले। तो एक दिन मेरा मन काफी, मतलब आई वाज वेरी इरिटेटेड कि मेरा स्लीप साइकिल ठीक नहीं हो रहा लाइट है, बंद करो तो मैंने लाइट तोड़ दी ओके चप्पल मार के। तो फर्स्ट डे इट हैपेंड, देन चलो द नेक्स्ट वीक अगेन इट हैपेंड, again it got replaced, third time again it happened. So he used to come into the dormitories at night during the night round, and then we all used to be in our beds, मुंह वगैरह ढके हुए रहते थे, ठंड होती थी बहुत, and he used to come and you know, तो हम ना ऑफ करने लग गए फिर लाइट instead of breaking it. So he came, he switched it on, he said whoever damages this light or switches it off, आई विल हैव योर हैप्पीनेस एंड ऑल दैट। पूरी धमकी दे के गए, पर लाइट ऑफ थी, कोई बिस्तर से उठा नहीं, कुछ नहीं, सारे चुप थे ऐसे ही ना, सांस रोके हुए बिस्तर में कि यार नहीं ठीक है। देन नेक्स्ट डे आई हैव माई वेरी बेस्ट फ्रेंड त्रिजीत बच्चल एंड त्रिभुवन यादव, सो आई डिस्कस्ड विद देम। तो वो स्विच के नीचे बच्चल एंड देन इशदीप सहानी माई क्लासमेट, सो एंड उसके बाजू में त्रिभुवन यादव, इनके ऑपोजिट मैं था। तो लाइट मेरी साइड ज़्यादा आती थी, उनकी कम थी। तो मैंने फिर उस पर मिल्क मेड लगाया स्विच पे, मैंने अचार लगाया, डिफरेंट डेज डिफरेंट मसाले, स्विच ऑफ कर देते थे। तो क्या होता, मिस्टर मिलेट आते थे, ये तो स्विच ऑन द लाइट, अब हाथ में लग गया मिल्क मेड, लुक लेफ्ट राइट, तो वहाँ पे बच्चल के बेड के साथ ही साफ करके चले। तो बच्चल यूज्ड टू गेट आफ्टर मी, यार तू व्हाट हैव यू डन। फिर अगले दिन क्या किया हमने, सानी का बेड इधर कर दिया, बच्चल का इधर, तो दोनों ही खालसे थे। तो उस दिन अचार लगाया था, अचार में आया, देखा पूरा अचार लग गया मिस्टर मिलेट के हाथ में, उन्होंने पूरा सानी के बेड से पहुंच दिया। सो सानी गॉड, हमें कहते यार तेरे चक्कर में तो हमारे बिस्तर ही गंदे होते रहेंगे। मैं कहा यार आई कांट स्लीप। So did you get caught? यस, देन इवेंचुअली तीसरे हफ्ते में पूरे डॉर्मेट्री को पनिशमेंट मिली, एंड उसके बाद फिर मिस्टर मिलेट केम एंड सेड दैट यू ऑल आर बीइंग पनिश्ड फॉर डैमेजिंग द नाइट लाइट एंड नॉट ओबेइंग द रूल्स। तो वहाँ पे हम ऑन द स्पॉट हॉन्चेस वगैरह करने लग गए एंड पुशअप्स डिप्स वगैरह करने लग गए, वही जो आर्मी अकेडमी है ना, ओटी और आईएमए में होता है, तो वो वहाँ पे चलने लगा। एज अ रिजल्ट व्हेन यूज्ड टू टर्न अराउंड इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, तो मैं पीछे खड़े होके आई यूज्ड टू मेक फनी फेसेस, है ना। तो क्या हुआ कि मिस्टर मिलेट वाज लुकिंग उस साइड, वहाँ के स्टूडेंट्स जो मेरे क्लासमेट्स थे, दे स्टार्टेड लाफिंग, सो ही न्यू कि उनके पीछे कुछ चल रहा है, एंड सडनली ही टर्न्ड एंड आई वाज कॉट इन द एक्ट। फिर मुझे पड़े ठीक ठाक थप्पड़ पड़े और हॉकियाँ पड़ी, फिर उसके बाद नींद आई एंड देन पेरेंट्स को चिट्ठी लिखी, इनडिसिप्लिन्ड एंड क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम लाइक दिस एंड एवरीथिंग। देन आई टोल्ड हिम, मैं क्या सर ये है, ही सेड पुट योर फेस इन द बेड, कवर योर फेस एंड स्लीप। उसके बाद नींद आई सर? नींद तो आनी थी फिर, है ना, जब प्यार की भाषा नहीं तो डंडे की तो समझ आ ही जाती है। फिर पेरेंट्स के बारे में सर कुछ बताइए। पेरेंट्स हैव बीन वेरी नाइस, दे हैव नेवर प्रेशराइज्ड मी इन लाइफ कि क्या करना है।
they always knew कि उन्हें भरोसा था कि whatever he will be useful, He'll do good. he will not be wasted. And and I performed also, because when you know that your parents are having a lot of hope and expectation, तो फिर बंदा अपने आप को भी push करता है ठीक करता है. कि यार करो करो. आप जब बीमार हुए थे and last year, how did ma'am help you come out of that? My wife had a very critical role because she is from a medical background. Okay. She had the knowledge. Okay. Then she was already acquainted to few doctors who were posted in R&R Hospital, Delhi. Delhi. So as a result, they kept discussing the reports and everything. And then she made a WhatsApp group of these doctors who had these video conferences. Right. Then there were teams of doctors in Bangalore, in Bombay, in Delhi. American Medical Association के भी doctors थे. Okay. Moving on to your South Sudan experience, how do you feel challenges were different vis-a-vis what you faced in India? And also share with us the story of the Tur post. Walk us through that. ये हमें कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि घास कैंप के आजू बाजू 8-8, 9-9 फुट था, तो कुछ दिख ही नहीं रहा था. तो इवेंचुअली फिर कंटेनर्स के ऊपर कंटेनर्स रखे हुए थे और फिर एक और कंटेनर रखवाया. उसके बाद जब चढ़े ऊपर बिना सीढ़ी के, हमने दरवाजे खोल के चढ़े, उसके बाद हमें पूरी व्यू आई. So basically it is a deck of containers. Yes, deck of containers, and photos are available. I'll share them with you. Right. And उसके बाद फिर क्या था कि I was there 24/7 manning it in 46-47 degree heat. वो कंटेनर लोहे का, उसमें और ज़्यादा गर्म हो जाता था. Okay. तो we were seeing temperatures of 50-55 degrees के बीच ऊपर कंटेनर के. डिहाइड्रेशन, होंठ सूख रहे थे, फट रहे थे, खाने का मन नहीं कर रहा. वर्स्ट ऑफ एटमॉस्फेयर वाज देयर. वी हैड टू बी द ऑब्जर्वर्स आल्सो एंड गिव अर्ली वार्निंग एलिमेंट एंड आल्सो ले द अटैक आल्सो. Right. तो बहुत जिम्मेदारियां भी थी. तो एक दो बार क्या हुआ कि जब यू बिकम बैप्टाइज्ड, यू बिकम वॉर बिकम्स रूटीन. फिर Routine business. फिर 4-5 दिन बाद गोलियां चल रही हैं, सब चल रही हैं, पर कैंप के अंदर ऑटो पायलट पे हो रहा है. ऑटो पायलट पे हो रहा है कि कुक अपना खाना बना रहा है बंदों के लिए, कोई गोली चला रहा है, कोई गोली चला रहा है. जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी है बीएमपी में, वो अपना प्लानिंग कर रहा है कि इतने टिफिन दे दो, मैं ये पोस्टों पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. तो एवरी मैन वर्बैटम उसे बाई हार्ट कि मेरा याद था कि मेरा टास्क क्या है. किसी को बोलना नहीं पड़ रहा था क्या करना है. एवरीबडी न्यू व्हाट इज टू बी डन. चाहे वहाँ पे गोली चल रही है, नहीं चल रही है, वहाँ पे कोई स्नाइपर फायर हम पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, इट वाज ऑल इररिलेवेंट. वी हैड टू कैरी ऑन. हम पे मोटर फायरिंग भी हुई थी. राइट. जिसपे हमारे वी लॉस्ट मतलब काफी कैजुअल्टीज. नहीं, एसेट्स का हमारा डिस्ट्रक्शन हुआ, हॉस्पिटल का भी. सो आई मीन वी हैड एक्चुअली, देखा जाए तो हर एक हथियार के लिए जवाब था. मोटर्स के लिए इट वाज अ चैलेंज. जब मोटर उन्होंने फायर शुरू किया तब हम काफ़ी हेल्पलेस और बेबस थे. क्योंकि पहली सरकंडा घास इतना ज़्यादा था, वो घास को भी हमने आग लगा दी थी दूसरे दिन ही. ठीक है, बट जो बिकॉज मोटर आपको कम से कम 2 किलोमीटर दूर से यू कैन हिट, है ना, एनीवेयर एक्यूरेटली. तो फिर वो दे स्टार्टेड द मोटर फायर. वो भी फिर ट्रैक करके देन वी ले डाउन द फायर एट देम and we I mean destroyed their motor systems and all. पर वो हेल्पलेसनेस इतनी होती है ना कि आपने आसपास सब कुछ कर लोगे, डिफेंड कर लोगे, पर ऊपर से अगर कोई इनडायरेक्ट वेपन आ रहा है, आप क्या करोगे? Cannot help it. You can't help it. कोई स्टॉपिंग मैकेनिज्म ही नहीं है. And eventually sir, मतलब इवेंचुअली देखिए लॉस एंड डैमेजेस, it is, देखिए वॉर में it is to and fro. It's a continuous war actually. Yes, so what is the situation अभी, if you now things have calmed down because देखिए लॉस ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा हो गया. एंड वहाँ पे इट इज़ अ नेगेटिव रेशियो ऑफ पॉपुलेशन. अब women are more, widows are more, men are less. Okay. Because all being killed and all being killed due to war. And वहाँ पे ना एक वो बिलीव था कि हमने बात की वहाँ पे जो रिबेल्स थे ना, जो सरेंडर कर गए थे वगैरह. मैं कहा कि तुम लोग ऐसे कैसे जाते हो आगे,
बिना कोई प्रोटेक्शन के, बस आप दौड़ रहे हो हथियार लेके ना फायर psychology में, क्या है? तो और मुद्दा क्या हासिल कर रहे हो, क्योंकि मारे ही जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमें ये बताया कि जो आज के दिन लड़ाई में मारा जाएगा वो 10 दिन बाद दोबारा प्रकट होकर लड़ाई में शामिल होगा। इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेटेड, टोटल ब्लाइंड, मतलब वो कोई सर पैर नहीं था, इंडोक्ट्रिनेटेड। एंड इनका क्या होता था कि जिस सिटी में ये हमला करते थे वहां के घर इन्होंने कब्जा कर लिया। नहीं, लूट भी नहीं लेना, अगर ऑक्यूपाई करने आए हैं तो घर उसका हो गया, गाड़ी उसकी हो गई, घर के अंदर सामान है वो उसका हो गया। ओके ओके ओके, मतलब एनार्की। हाँ, एंड वहाँ पे अगर फीमेल्स वर देयर सो दे यूज्ड टू हैंड ओवर फीमेल्स आल्सो, कि भाई यू कीप दीज फीमेल्स विद यू। तो इतना बुरा हाल है वहाँ पे। तो उनका कल्चर, व्हाट काइंड ऑफ कल्चर दे हैव? आई मीन देखिए ट्राइबल सिस्टम, ट्राइबल पूरा। सो ऑल डिफरेंट ट्राइब्स हैव देयर डिफरेंट टाइप ऑफ बिलीफ्स, ओके। ठीक है, एंड देयर मेन कैटल हर्डिंग, पेस्टोरल लाइफ। हाँ पेस्टोरल लाइफ है, ठीक है, तो उनके लिए कैटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सवानास आर नोन एज बिग गेम कंट्री। यस यस, सो ये है। बाकी दे आर इनटू हंटिंग, हंटिंग करके अपना खाना। What is your, like, out of your entire UN experience serving there, what are the takeaways? Where Indian Army, I think, performs much better vis-a-vis? आई मीन द ओनली, मैं एक वारदात बताना चाहूँगा कि नुअर वालों को ज़्यादा थ्रेट था यूएन कैंप के अंदर। Okay. आपस में भी लड़ाइयाँ होती थी कैंप के अंदर भी। Right. रवांडा का कंटिजेंट आया, तुत्सी ट्राइब है वहाँ पे, हुतू तुत्सी। हाँ, तो रवांडनीज आर्मी आई, बट रवांडन आर्मी वॉज वेरी बायस्ड। वो नुअर्स को ज़्यादा पसंद नहीं सप्रेस कर रही थी। Right. दिनका, बिकॉज द रूलिंग गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट वाज अ दिनका, तो दे वर फेवरिंग द दिनका। They had to. तो नुअर वाले आए एंड सेड दैट वी categorically want the Indian army contingent only in this camp. They felt safe with you. No, they knew that we are fair and just. Okay. We never created differences between any of the tribes amongst Right, each other. right. मतलब हम दोनों को इक्वल ट्रीट करते थे, तो कि तुम्हारा भी मेडिकल ट्रीटमेंट है तो इसको भी लागू है। अगर तुम्हें पानी दे रहे हैं तो इनको भी पानी देंगे, इनको भी खाना मिल रहा है तो तुम्हें भी खाना लागू है। बट द रवांडन आर्मी कंटिजेंट वाज लाइक नुअर से एग्रेसिवली डील करना, उन्हें मतलब राइट कंट्रोल के तौर पे ज्यादा पीटना, Discriminatory. हाँ डिस्क्रिमिनेटरी ज्यादा था, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में So भी Indian Army did gained their some respect. या आई मीन द जो नुअर लीडर ऑफ मलाकाल came and told the state coordinator Deborah Sheen that we want Indian army only everywhere, we don't want anyone else. As a result, आर्मी ने अपना किला गार्ड दिया, मतलब because we are upright, we are training is good. training is good, we are going as per the SOP of the United Nations for peacekeeping, Right. and our main objective was safety and security of UN assets and staff, so that we can carry out our UN objectives properly. That is to maintain peace and distribution of relief aid and World Food Program को help करो, facilitate करो, medical camps वगैरह है ना, all that. So we knew what we were told and what our mission and task was, and we stuck to that. We never got into taking sides of anybody. Okay. At the end of the day, we knew कि भाई peacekeeping is the main motive. As a result, over the years, the United Nations mission in South Sudan has gained a lot of recognition and respect world over, and we've lost soldiers. There's been a lot of sacrifice Right. for that country, and Pay a big price for that as well. yeah, and we have a connection with Sudan because in IMA, Khadakwasla, we have a Sudan block. Okay. So there is a history of Indian Army operating, you know, pre-independence in Africa. Continuing on with the geopolitical scheme of things, we see पिछले 2-3 साल से the world has seen a lot of bloodshed, lot of strife, be it Ukraine war, be it the recent, the continuing Israel-Palestine conflict, which comes back with its bouts of violence. And after the Hamas attack last year, हमने देखा कि किस तरह से innocent 7th October. हाँ, innocent Palestinians को भी अभी राफा में कितने मासूम बच्चों को
अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि ये वाई इज देयर सम इकोनॉमिक्स इसके पीछे? आई मीन इज इट जस्ट प्योर सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट? और देखिए पहली चीज तो हमास, इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री, इज अ क्रिएशन ऑफ इजराइल। राइट, अब जो भी ऑडियंस है प्लीज चेक द फैक्ट्स, ठीक है। इसलिए लाए गए थे ताकि इजराइल के पक्ष में एक पार्टी पैलेस्टाइन में प्लांट होए। फ्रैंकनस्टीन मॉन्स्टर क्रिएट अपने लिए किया उन्होंने। हाँ, इन अ वे विद द माइंडसेट कि दे विल ब्रिंग पीस एंड सेटलमेंट। इट बैकफायर्ड and as a result 7th October 2023 was a unwarranted and a barbaric act of terrorism. That was nonsense, absolute ठीक है, nonsense. and even the Gulf countries have condemned and has broken off relations with Palestine to a very large extent. It is just lip service that they are saying to But sir, do a ceasefire. Is Hamas the dominant voice in Palestine, or it's just one of Hamas is like you could say it is a militant organization. It is a dictatorship kind of a political party now. Small voice in Palestine. No, it's not a small voice because उसके अंदर इतने armed, unemployed youth इतने join कर गए, indoctrinate होके join किया हमास को, that they are dominating their political say because जो PLA था, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO, तो PLO के जो लीडर है मोहम्मद अब्बास, जो यासिर अराफात के बाद आए, तो मोहम्मद अब्बास हैज बीन साइडलाइन, उन्हें साइडलाइन किया हुआ है, उन्हें कोई सलाह मशवरा या कुछ भी नहीं है। एंड हमास ने बोला कि नहीं, वी विल फाइट इट आउट। तो पर इजराइल का भी वो सर बॉम्बिंग वाज नॉट टू। नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी देश जिसके बेटियां बच्चियां है ना को मारा जाए, रेप किया जाए, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो देश दूसरे देश को ख़त्म ही करके हटेगा, और ये नहीं कि थोड़ी देर तक जवाब देके वापस बैठ जाएगा। जो अपने घर की ही बेटियां और जो बच्चियां हैं और जो बुजुर्ग लेडीज़ हैं, उनकी प्रोटेक्शन पे जब सवाल उठता है तो उस देश की वजूद के बारे में सवाल उठने लगते हैं कि इज दिस कंट्री एक्चुअली केपेबल ऑफ डिफेंडिंग इटसेल्फ और नॉट। बट दैट इज राइट। और जिस तरीके से मारा, मुझे लगता है कि कोई भी देश, दैट इज कंडेमेबल तो है, पर ये एक मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में कि आप किसी भी डेमोक्रेटिक और फ्री कंट्री को ग्रांटेड नहीं ले सकते हो बाय किलिंग एंड रेपिंग देयर इनोसेंट विमेन एंड गर्ल्स, एंड मतलब बच्चों को ओवन के अंदर डाल के आप स्विच ऑन कर रहे हो एंड यू आर मेकिंग द मदर वॉच हर चाइल्ड बर्न टू डेथ। आई मीन एक लिमिट होता है बार्बरिज्म या एक्सट्रीमिज्म का। इन्होंने सारी हदें ही पार कर ली कि गल्फ कंट्रीज डर गई कि व्हाट विल हैपन हमास को लेके, एंड PLO अपनी क्रेडिबिलिटी तब खो चुकी थी जब किंग ऑफ जॉर्डन ने, किंग अब्दुल्ला ने इन्हें रेफ्यूज दिया था, असाइलम दिया था, जब इनकी लड़ाई चल रही थी इजरायलियों के साथ 50s में। तो जब ये आए जॉर्डन में, काफ़ी इनकी संख्या इकट्ठी हो गई, हज़ारों में थे, तब इन्होंने धोखा किया और बोला कि ये सही मौका है, हम जॉर्डन के राजा को ही मार के तख्ता पलट करके जॉर्डन को ही अपना लेंगे। अब जो आपको शरण दे रहा है, आपकी मदद कर रहा है, आप उसी के साथ धोखा करोगे। और हिस्ट्री गवाह है कि इस वारदात की वजह से जॉर्डन कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा पैलेस्टाइन को। पर सर एक बात आपकी बिल्कुल सही है कि whenever such an attack happens, it needs to be dealt with the strongest hand, strongest reply. Yes, absolutely. But at the same time, ये कंडेम करने से कुछ नहीं होगा, हरकत ही करनी है। कंडेमेशन की बात तो ठीक है, बट एट द सेम टाइम एक और चीज़ जो ज़रूरी है कि innocent lives lost on any part of the world,
be it Israel, Palestine, India, Pakistan, wherever. I think that should not happen. That on that part, Israel went too overboard. नहीं, I'll tell you why. जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था, इजराइल ने 19,000 पासेस ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पैलेस्टीनियंस को, हु कैन कम ड्यूरिंग डे, वर्क इन इजराइल एंड गो बैक. Right. आप कहना चाह रहे हो कि 19,000 में से एक ने भी एक पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं दी? इट वॉज केप्ट दैट सीक्रेट कि मोसाड को भी कानो कान खबर नहीं हुई कि हो क्या रहा है. एंड क्रिटिकलिटी ये थी कि चाइना ने कुछ महीने पहले हमास का लीडर, ईरान रिपब्लिकन गार्ड, हिजबुल्ला का लीडर की मीटिंग कतर और चाइना में करवाई थी. एंड हुवाई कंपनी के मोबाइल डिवाइसेस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस इनको दिए गए थे कि आपने इसी से कम्युनिकेट करना है. उनका ट्रैकिंग सिस्टम इज नॉट अवेलेबल विद द वेस्ट. Yes. ईरान में भी मीटिंग हुई थी. अब ईरान में देयर इज नो लॉजिस्टिक्स ऑफ वेस्ट विच कैन मॉनिटर एंड चेक हो क्या रहा है. Right. तो एज अ रिजल्ट चाइना had facilitated and organized their meetings together. Yeah, all of that is fine. I उसके understand. बाद ही अंजाम दिया है. I understand what you're saying. अब आप मुझे बात बताओ, आपने जिस बेरहमी से आपने रेप्स किए, आपने लोगों को घसीट घसीट के गोलियां मारी हैं, आपने मदर्स को मतलब वहाँ फोर्सिबली दिखाया है कि उनके बच्चों का रेप कैसे हो रहा है और मारा कैसे जा रहा है. मुझे नहीं लगता कोई भी देश चुप बैठेगा. एंड इनोसेंट लोगों को उस तरफ भी मारना सर, कहीं ना कहीं वो देखिए मतलब क्या हम उसको थोड़ा कैलिब्रेटेड नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट. नहीं, आपको पता है कि उस मोहल्ले में हमला होने वाला है बिकॉज इजराइल वार्निंग देता है कि साइड हो जाओ, यहाँ पे हमास के एलिमेंट्स और उनके जो हैं पर अभी जो हॉस्पिटल टारगेट्स उनके घर हैं. हॉस्पिटल में अटैक हुआ था. अरे अंडरग्राउंड ऑफिसेस बने हुए हैं हमास के. वो तो हॉस्टेजेस बना के हॉस्पिटल लेके गए, पर सीसीटीवी में पूरा एविडेंस है ना कि हॉस्पिटल तो लेके गए, पर हॉस्पिटल से दे आर रीचिंग अंडरग्राउंड कहीं और. देयर कुड हैव बीन अ मोर नुआंस्ड अप्रोच टू देयर कुडंट हैव बीन. इनोसेंट लाइव्स. आप मुझे बताओ 50 से 70 फीट नीचे अंडरग्राउंड आप हॉस्टेजेस रख रहे हो हॉस्पिटल के नीचे. इजरायली आर्मी क्या करेगी और कैसे जाएगी? पब्लिक के बीचों बीच जाएगी. अब पब्लिक भी ऐसी है कि जो इजराइल फोर्सेस को ना खबर दे रही हैं, ना इन्फॉर्म कर रही हैं कि उस फ्लोर पे इस जगह पे हमास के फाइटर हैं. दैट इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वेब दैट इज. नहीं देखिए, या तो पैलेस्टीनियन लोगों को ये कंडेम करके अटैक, दे शुड हैव जॉइंड हैंड्स विद इजरायलीज कि वी विल हेल्प यू ट्रैक दीज हमास टेररिस्ट डाउन. अब पैलेस्टीनियंस का क्या है प्रोस्पेक्टिव? अगर हम बोलेंगे तो हमास वाले मार देंगे और इजराइल वाले तो वैसे ही मारने को आ रहे हैं. टू एलिफेंट्स फाइट घास. देन यू इवैक्यूएट द एरिया ना. उसमें भी हमास वाले गन पॉइंट पे इन्हें लोकेलिटीज पे नहीं ना. नाउ यू टेल मी हु इज रिस्पॉन्सिबल? पैलेस्टीनियंस ने इनको शह दी, इनको रखवाया, इनको वोटें दी, इनको पावर में लाए. अब यही इनके साथ हो रहा है. हु इज टू ब्लेम? It's a very dreadful situation, but anyways. मैं ओवरऑल इजराइल को आई वुडंट, बिकॉज सी जो कंट्री पीस लविंग है, जो इकोनॉमी और जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है ना टू द पैलेस्टीनियंस, अच्छे माइंडसेट और इरादे के साथ हेल्प कर रही है, उसके साथ अगर आप बदले में ये दोगे तो आपको क्या लगता है कि इजराइल छोड़ेगा क्या? अब कत्लेआम चल रहा है और पूरी दुनिया देख रही है. It's tragedy of the biggest. इट इज द ट्रेजेडी. एंड मतलब मैं तो कहता हूँ पैलेस्टीनियंस के साथ ही धोखा किया पैलेस्टीनियंस ने, हमास ने धोखा किया पैलेस्टीनियंस के साथ. मासूम लोग बेचारे बच्चे. एग्जैक्टली. और अब मीडिया में काफ़ी आक्रोश है वहाँ इन पैलेस्टाइन, जब वो लोगों ने ओपनली प्रोटेस्ट किया हमास के खिलाफ. एकदम बिकॉज नोबडी वांट्स. पर बाद में दे वर शॉट और दे वर डिसअपीयर्ड.
हमास उन्हें लेके चली गई. वही militant system is too much there. वही Anyways, वही मैं बता रहा हूँ. so we can only hope and pray that good sense prevails and peace आ जाए उस region में. I think up to don't be surprised if Hamas leadership is also taken out, whether they are sitting in Qatar or anywhere. They should be taken out. So Because- once they are taken out, then I think. And we need a lasting solution to this problem that started See, Israel is never since 1948. Israel is never in The Bal- denial of Palestine. Balfour Declaration हुआ था आपका, फिर उसके बाद ये सारा. This is all the West is using its proxies. West is, who is behind Israel? See, West I'll tell you, is I'll tell using you, its the economic history, agenda. the history with the Israeli people has been very unfair, Right. especially during World War II के time when Adolf Hitler, है ना, The gas chambers of yes. Auschwitz, we know that. So the mass killings of Israelis was the biggest blunder by mankind, and it was the Allied forces which came to the rescue. Else they had no hope. But now what US is doing, US is trying to play its own, using Israel as a proxy in controlling the Middle East and the West. So a lot of it, and more to it than meets the See, eye. I'll tell you one thing. Hypocrisy of the Navjot, West. if Israel has the best of technology, that is one of the major reasons why Dubai is in touch with Israel and wants to make good relations. That is again another reason why Saudi Arabia is True. wanting to have friendly We have relations with Israel. Abraham Accords we had. तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब इसराइल के पास टैलेंट है एंड दे आर विद द माइंडसेट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, देन व्हाई नॉट, व्हाट्स रॉन्ग इन बीइंग फ्रेंड्स विद देम. इंडिया तो ओपनली, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हम हैं. नहीं, we I are. have worked also for Israel weapon industry. We are good friends with Israel. So we will always be in support of Israel. ठीक है. And as far as Palestinians are concerned, they are to blame for their own indecisiveness amongst each other. आपस में स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते और डिसाइड करते कि हमास को पावर में नहीं लाना, मींस नहीं लाना है, बट they went the opposite and the wrong way. Lot of undercurrents. And what was PLO doing? PLO was sleeping. I think, there's a lot of external influence also in creating that ruckus in the Middle East. So that is how they want the gun industry to really go. See, I see. There's US no. gun lobby. I don't see any external influence because nobody's got anything to gain by occupying Palestine. Simple and It's straight. more psychological, so to say. No, see, I'll tell you. If you go back in the past, whole state of Israel was first called Palestine only. Right. It was made out of that. Yes, in 1947. 48. 1947-48, it was a British colony. Majority of the people were Arabs, and to a large extent also the Israelis had come after the World War and gathered in Palestine. Jews were settled there. Settled in Palestine. The garrison officer who left the last day, in Israel, he gave the keys to the Israelis regarding some main office or gate. And then in UN there was already talk and vote for the separate state creation of Israel. Israel, yes. So many of the Arab countries were hoping that that Israel will not be formed, but with the brutality with which they were killed and were almost wiped out from the earth, there was voting and it was in favor of Ben Gurion, the father of Israel, created it, and then a state of Israel was formed. The best of businessmen who were Jews around the world contributed their life savings to purchase land from the Arabs. So अगर कोई बोल रहा है कि इजरायलियों ने, यहूदियों ने वहाँ पे अरब के लोगों से छीनी है ज़मीन, छीनी नहीं थी, खरीदी है, लीगली परचेज की थी इन लार्ज चंक्स, ताकि वो अपनी एक सेफ सोसाइटी और जगह बना सके रहने के लिए. और उसके बाद वोटिंग हुई एंड देन स्टेट ऑफ इजराइल वाज फॉर्म्ड. right.
Let's तब hope PLO Yasser Arafat came in, assassinations began, happened. attacks happened, and that Yom Kippur War and वो Yom 5-day war. 67 to हाँ, 1967. so many countries simultaneously attacked Israel, and Israel has stood its ground despite stood being its ground. And surrounded by. the thing is, when Mossad has a when the key role. Britishers left, the Indian contingent was there, Major Dalpat Singh, and they had Rajput and Sikh troops who defended and liberated Haifa from the Jordanian army. So almost all of Jordan was sitting on top of Israel and Palestine. Right. So it was the Indian army contingents and small pockets of resistance fighters of Israel and the Israeli army which coordinated the attacks and then retook most of Israel. Wonderful. They liberated Israel. So continuing on with that, अभी यूक्रेन वॉर हुई थी and Operation Ganga was launched. You happen to be a part of that post retirement as well. So tell us something about that. Actually, immediately after retirement, this was one of the first missions in which I had volunteered. और मेरे ऑफिस में भरत भाई करके हैं, he was in the finance department. His daughter was studying in Ukraine when the war broke out. So we were having a meal in the canteen. When I asked him that why are you looking so morose? आप तो हंसमुख हो, खुश रहते हो, क्या हो गया? कहते then he said कि he said मेजर साहब मेरी बेटी वहाँ अटकी हुई है, वहाँ लड़ाई शुरू हो गई है. तो मैं कहता लड़ाई शुरू हो गई तो ठीक है, कहीं बॉर्डर पे हो रहा है? कहते नहीं, बिल्कुल ही कीव में तो बंदे एयर ड्रॉप हो गए हैं रशिया के, गोलियां चल रही हैं हर जगह. तो कहते आप तो आर्मी में हो, आप तो कुछ करो, हम तो बेबस हैं, लाचार माँ बाप हैं, हमारी कौन मदद करेगा, कौन सुनेगा हमारी. तो मैंने कहा आपकी कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? कहते हाँ हमारी है, कुछ 200 पेरेंट्स का एक ग्रुप है, उसमें मैं हूँ. मैं मुझे उसमें ऐड करो. देन फिर मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुआ. फिर मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्किंग, जो यूएन के जो हमारे पायलट्स थे वो यूक्रेन के थे, रशिया की भी थे पर यूक्रेन के भी थे. तो उन यूक्रेनियंस में आई वाज इन टच विद फ्यू ऑफ देम. फिर मैं उनसे मैंने फ़ोन पे बात की. उन्होंने फिर मुझे कीव में इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स के नंबर्स वगैरह दिए. एंड हमारा एक स्पेशल फोर्सेस की टीम भी रेडी थी एयरफोर्स के पायलट्स के साथ कि वॉर सिनेरियो में व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन. वो टेलीकास्ट हुआ. उसके बाद फिर और बच्चों ने मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करना शुरू किया. देन आई स्टार्टेड गाइडिंग देम एंड देन स्टार्टेड अरेंजिंग व्हीकल्स. तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से कॉल आया. Right. They said, sir, your this phone number, you are free to make ISD calls wherever you wish to in the world, Right. till it is related to rescuing the Operation children Ganga. Yeah. of Ganga. And then I started, making calls with contractors and Delhi से जहाँ जहाँ वीज़ा ऑफिसेस थे, इनके पेरेंट्स ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, इंफॉर्मेशन दी. Then I started contacting and then started sharing information with the government officials. So things became more streamlined. हंगरी के पास था, Psychologically, हंगरी के बॉर्डर पे वो हार्ट अटैक से ही पास्ट अवे. Austria is close by. हाँ, सो वहाँ पे फिर मुझे कॉल है कि सर दिस बॉय हैज पास्ट अवे. मैं कहा डोंट वरी बट डोंट अबैंडन हिज बॉडी. मैं कहा प्लीज पिक हिम अप, टेक हिम टू द चेक पोस्ट एंड द एम्बेसी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विल टेक एक्शन. जस्ट इंश्योर हिज पेपर्स आर नॉट लॉस्ट. सो मेजर समर, हम बात कर रहे थे आपसे यूक्रेन वॉर के बारे में और आपका रोल जो रहा ऑपरेशन गंगा में. तो ये अक्सर ये मीडिया में और ये सवाल उठते हैं, क्या वाकई में जंग रोकी गई थी? मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बिहाइंड द स्टेज बेसिकली हम वो शख्स हैं, मतलब नॉट सीन नॉट हर्ड, काम पूरा करना बट क्रेडिट ज़ीरो. वी डोंट वांट दैट. वी आर द साइलेंट असैसिन्स. यस, एंड बेसिकली सेवियर्स. राइट. सो मैं आजकल वो वीडियोस देखता हूँ दैट लोग अपना मतलब इन्होंने मजाक ही बना दिया है. बट मुझे ऐसे यूथ पे तरस भी आता है दैट दे आर सो
blinded by reality. They are so far away from the ground reality. उन्हें पता ही नहीं है. But I don't blame them because जिस तरीके से we operate and we work, किसी को कानो कान भी खबर नहीं होती है around the globe. तो it is a fact that 3 दिन के लिए सीज फायर का नेगोशिएशंस हुई थी विद मिस्टर जेलेंस्की एंड विद मिस्टर पुतिन. मोदी जी ने नेगोशिएट किया था. देयर वाज अ सीज फायर ऑन द कंडीशन दैट एनी हार्म टू इंडियन स्टूडेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय द इंडियन गवर्नमेंट एट all costs. Right. And it might even cost the total cut-off of ties and relations Diplomatic with relations with will be either cut of the off. countries. That was the messaging. So I'm sure they also weighed their pros and cons. Because no one can dare to mess with India right now. Other than that, it will not be ethically and morally correct to get any harm to children. Right. So वो तो बेचारे निहत्ते वो तो पढ़ने गए हैं. एंड यू नो यूक्रेन्स लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी वाज डिपेंडिंग अपॉन दी स्टूडेंट्स हु केम फ्रॉम इंडिया to become doctors there because it is affordable to study there. So it is a soft power victory, we can say that. Yes, definitely. And ये मैं ऑडियंस को एक ये मिसकंसेप्शन जो है और जो मजाक बना के रखा है इन्होंने कि ट्रस्ट मी, जब मैं देखता हूँ तो मुझे वापस इन्हीं पे हंसी आती है कि आप लोग सच्चाई से इतना दूर हो और जागरूक नहीं हो. आपको पता ही नहीं है कि कितना एफर्ट लगा था वो 3 से 4 दिन का सीज फायर के लिए. मैं जानता हूँ किस तरीके से इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किस तरीके से बसेस को अरेंज कराया, लोकल बसेस. राइट. एंड दे वर एट ह्यूज कॉस्ट. सो ना कि सिर्फ यूक्रेन में नहीं, ऑपरेशन येमन हुआ, ऑपरेशन सहायता, ऑपरेशन राहत, कितने ऑपरेशन सरकार ने चलाए हैं विभिन्न जगहों पे जो हमारे नागरिक. अभी कुवैत में हम देख रहे हैं वहाँ पे 40 जो इंडियन सैडली, वहाँ पे भी गवर्नमेंट हैज एक्टेड वेरी स्विफ्टली. देखिए ये बिहाइंड द कर्टन्स लोग देख नहीं पाते हैं. जयशंकर सर इज टेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स at the greater heights and at the correct path. So I see Ministry of External Affairs itself as a very specialized unit which works cohesively in coordination with diplomats from around the globe for achieving the safety and security of Indians anywhere they might be present. Right. ठीक है. And this is a very uncompromising aspect that any Indian who will not be tolerated that they are in harm's way by the Indian government. It is the similar mindset how America says that no American citizen can be harmed or touched. Similarly, no Indian citizen should be harmed or touched for the wrong means. Right, sir. And we will go at all lengths to protect them and get them back. And as you talked And save about, them. sir, Yes. Jaishankar sir, at the Munich Security Conference, he was asked by his compatriots from the US and other places that India is very convenient with its friendships, that it forges relationship with US but at the same time buys cheap oil from Russia. To which Dr. Jaishankar very, very astutely and in his unique style, he said that what is wrong with that? India is exercising its choices wisely. So I think this is the mark of new India, that we are now unapologetically presenting our choices, our opinions. So from US, let's go to Germany and let's go back, turn the pages of history to 1984 when the then military commander as well as the chief of RNAW, through our intelligence networks and the role of intelligence bureau RAW, we came across this information that there is certain movement in the Pak occupied Kashmir, as well as bulk procurement of winter jackets, the winter gear. Bulk order was placed from a German firm, to which
information we acted swiftly. You know what I'm talking about? I'm talking about NJ9842, the tri-junction of the Siachen Glacier, Yes. India's or the world's highest battlefield. And through the diplomatic smarts as well as, you know, astute and swift military acumen of our defense forces and intelligence agencies, we outsmarted Pakistan. We surprised them and we captured Siachen through Operation Meghdoot, as it was the case. So don't you think, I mean, as you have served in those quarters, what is your experience of serving there, and how do you see that Operation Meghdoot, the success of Operation Meghdoot? See, firstly, I would give the credit to all our ancestral officers and soldiers who have served in environments where even the best of equipment was not available at that time for them. True, sir. तो जब इनको ये सुविधा और सामान उपलब्ध नहीं था, तब हमारे पूर्वज अफसर और जवानों ने वहाँ पे सरहद पे खड़े होकर माइनस टेम्परेचर में सियाचिन ग्लेशियर की सुरक्षा और रक्षा की है, डिफेंड किया है. बाना सिंह पोस्ट सबको पता है, सूबेदार बाना सिंह साहब के बारे में भी, और भी बहुत वीर गति हनीफुद्दीन सर राजरिफ के, जो तुर्तुक और त्याक्षी साइड पे जो कॉम्बैट हुआ था कारगिल के टाइम. तो ये बहुत ही एक वल्नरेबल एरिया है और ये एक ऐसा ट्राई जंक्शन है जहाँ पे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की सरहदें मीट होती हैं. और यहाँ पे देखिए जियो पॉलिटिक्स अनफोल्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि जब 2010 और 11 में वहाँ पे काराकोरम रेंज थी जहाँ पे हम डिप्लॉयड थे, तो वहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही थी. तो हमें तब सैटेलाइट इमेजरी से पता लगता था कि वहाँ पे चाइनीज़ कंपनी पाकिस्तान की हेल्प कर रही है फॉर कंस्ट्रक्शन. which year? मैं 2010-2011 की बात. 10-11. Okay. अब तो वो हाईवे बन भी गया है. काराकोरम हाईवे. Yes. So that is what we were present and watching geopolitics unfold in front of our very eyes. It was so that is one aspect which was worrying. And then you see, you go in the history, Aksai Chin has been an integral part of India. Right. वो भी चीन It's under dispute, and I think and see, it is a very difficult terrain. वहाँ पे -40 -50 तक टेम्परेचर होता है. ठीक है, वहाँ पे वेजिटेबल्स आप सब्जियाँ ले लो, आलू टमाटर प्याज लौकी एनीथिंग आप लो, आपस में टकराओ, ऐसा लगता है दो पत्थर आप आपस में टकरा रहे हो. मतलब आप वो चीज़ अपने मुंह में भी नहीं डाल सकते हो, आपके दांत टूट जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट टिपिकल डे इन सियाचिन. अब टिपिकल डे होता है कि वहाँ पे पहली चीज़ तो नींद नहीं आती. वो क्यों सर? हाई ऑल्टीट्यूड है, हवा पतली है, ऑक्सीजन कंटेंट कम है, तो यू डोंट गेट मच स्लीप. नंबर 2, ऑक्सीजन कम होने की वजह से डाइजेशन नहीं हो पाता है. तो ये सारे एस्पेक्ट्स आप अगर आपकी लाइफ के जो बेसिक एक्टिविटीज हैं वो करने में ही वही चैलेंज है. वही प्रॉब्लम. आप 10 कदम चलोगे आपको सांस इतनी चढ़ जाएगी, आपको वेट करना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है. 20,000 feet above sea level. हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 15,000 अबव. ओके. आई वाज एट 19,700. ओके. बट आप 15,000 फीट से तक भी ले लो तो 15,000 फीट पे भी आप भागोगे 100 मीटर तो आप भाग नहीं पाओगे. मतलब हालत इतनी खराब हो जाती है. फिजिकल फिटनेस को मेंटेन, फिजिकल में हम पुशअप्स करते थे, सिटअप्स कर लेते थे, योगा कर लेते थे, लोम विलोम कर लेते थे. ओके. कैलिस्थेनिक्स बेसिकली बॉडी वेट को लेके हम एक्सरसाइजेस कर लेते थे. राइट सर. So these were the things which kept us going, and means of entertainment खास नहीं था. तो मैं अपनी किताबें लेके पढ़ता रहता था, मिलिट्री टैक्टिक्स. As far as soldiers are concerned, they also used to study as well as वो कभी कार्ड्स खेल लेते, कभी चेस खेल लेते थे, कैरम बोर्ड, बेसिकली इंडोर गेम्स जो होती है. और इम्यूनिटी को सर मेंटेन रखने के लिए इम्यूनिटी का मैं बताता हूँ नवजोत, वहाँ पे बेसिकली माइनस टेम्परेचर में कोई वायरस की एक्टिविटी नहीं होती. तो हमें ना जुकाम होता था, ना हमें कोई खांसी होती थी, ना कोई एलिमेंट होती थी. प्रॉब्लम हमें एक ही होती थी, एक था कॉन्स्टिपेशन और दूसरा जो टिंड फूड है उसका कंजम्पशन में अल्सर्स हो जाते हैं. तो वो प्रॉब्लम्स आती थी. सर एक हाइपोथर्मिया भी हो जाता है ना.
हाइपोथर्मिया व्हेन Frostbite यूर, हो गया। हाँ फ्रॉस्ट बाइट, जब आप एक्सेसिव कोल्ड में, जैसे आपका कोई भी बॉडी पार्ट एक्सपोज रह गया, तो क्या होता है कि जो आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो अंदर से बाहर जो स्वेट निकलता है, उसमें अगर बर्फ लग जाए तो वो एक्चुअली एंटर कर जाता है इनटू योर टिश्यूज, ओके, और उसकी वजह से फिर फ्रॉस्ट बाइट होता है। राइट। तो फ्रॉस्ट बाइट में बेसिकली आप वो एरिया सुन पड़ जाता है, क्योंकि वो ठंड से बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहता है, और आपको पता नहीं चलेगा, पर वो काला पड़ने लग जाता है। और कई बार एक वो नस की झंझनाहट नहीं होती, वो सबसे ज़्यादा फील होती है जब इनिशियल स्टेजेस में होता है। पर जब वो झंझनाहट रुक जाए, मतलब चीज़ें और भी बेकार हो गई हैं, क्योंकि अब आपकी जो आंतें हैं और जो अंदर आपकी जो नसें हैं वो भी मर चुकी हैं। तो वो फिर आपको जो टस टस जो फीलिंग नहीं होती है अलग से, पेल्पिटेशन, वो बंद हो जाती है। उसका एक संकेत होता है कि अब आपका वो पूरा हिस्सा बेकार हो चुका है। ओके, तो उसे 90% या तो काट के निकालना पड़ता है। और इसके अंदर एग्जांपल है, जैसे कि ये आपकी चिन हो गई, आपका नोज हो गया, आपका लिप्स के एरिया हो गए, आपके फिंगर्स हो गई, आपके टो नेल्स हो गए, आपकी पैर की एड़ी भी हो सकती है, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हम वो गेटर्स पहनते हैं। गेटर्स में कई बार गलती से बर्फ अंदर पड़ के बूट के अंदर चली जाती है, और मतलब कम ही चांसेस होता है कि पैर में हुए, ज़्यादातर हाथ में ही होता है, क्योंकि हाथ सबसे ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं हमारे, और फेस वाली जगह, जिसमें कि नाक या फिर आपके होंठ या गाल है। अराउंड द ईयर 12 मंथ्स इट्स गार्डेड और सम टाइम नहीं, इट इज गार्डेड 24/7। तो वहाँ पे जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हटमेंट्स हैं, उनमें वो इक्विप्ड हैं उस वो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, दे आर इक्विप्ड, वो वार्म भी रहती हैं। अब मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बट ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड है, एंड दे कीप यू वार्म, एंड इट इज़ मोर सेफ। फायर को लेके थोड़ा इशू है, उसको लेके थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज दे आर मेड विद फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, FRP। सो FRP जब जलती है तो वो मिनटों का खेल होता है, सेकंड्स का खेल होता है, ना कि मतलब आधा घंटा या कुछ। वो तो 5 मिनट ही काफ़ी है, वो पूरा भस्म हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा जो ध्यान में रखने की वाली खाने बातें में, हैं। जैसे आपने टिन्ड फूड की बात करी, व्हाट इज इट दैट? नहीं, खाने में जैसे टेंट फूड हो गया, चीकू हो गए, पाइनएप्पल हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, फिर बेक्ड बीन्स हो गई, ओके, बिग बीन्स, हाँ, ड्राई फ्रूट हो गया, चॉकलेट्स हो गई, जूसेस हो गया, ठीक है। ज़्यादातर पानी के लिए तो हम बर्फ़ को ही पीपे में भर के फ्रेश, फिर हाँ, तो फिर बर्फ़ को ही पिघाल के उसे उबाल के देन हम पीते थे। और उसमें वाटर फिल्ट्रेशन टैबलेट्स यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है कि बर्फ़ ज़मीन पे रहती है ना, टिकती है, और जब ब्लिजर्ड आता है, जब स्नो स्टॉर्म आती हैं, अवलांच, तो मिट्टी के कण जाते हैं वो बर्फ़ में। तो कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास स्पेशल फिल्टर्स होते हैं, तो उसके अंदर फिर हम ये पानी पोर करते हैं, और वो फिल्टर के थ्रू फिर प्योरीफाइड वाटर आता है, वो हम कंज्यूम करते हैं। दैट इज द प्योरेस्ट एंड नेचुरल form of water that we are consuming. So we can say that on India's highest or world's highest battlefield, that's the Siachen, more than the enemy, it's the nature that you have to fight. Yes, बिल्कुल जी। मतलब वहाँ पे कुदरत ही डिक्टेट करती है कि ज़िंदगी कैसे बितानी है, इंसान का इस पे कोई काबू नहीं है। मतलब जिस पोस्ट पे मैं था, वहाँ पे ना मक्खी, ना मच्छर, ना पक्षी, ना कोई पशु। तो अकेलापन नहीं फील होता था? कभी कभी लगता होगा कहाँ आ गया मैं? तभी फिर पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना, कितना पढ़ोगे, फिलॉसफी पे ध्यान ज़्यादा जाता था, लाइफ की तरफ आप, और फिर मैं स्पिरिचुअल तो था ही, तो स्पिरिचुअल बुक्स भी काफ़ी पढ़ता था, एंड मोर देन दैट फिर एनिमी पे नज़र रखना, है ना, उसके लॉग रिपोर्ट्स, रेडियो इंटरसेप्ट्स देखना, बेटर पोजीशन देन पाकिस्तान, मच बेटर, क्योंकि सियाचिन एक वेंटेज पॉइंट पे, हाइट पे है, हम है, हाँ, तो हमारा काफ़ी वहाँ पे डोमिनेंस है एरिया में, ठीक है जी। एंड आने वाले समय में आई जस्ट होप कि ग्लेशियर रहे, क्योंकि जिस रेट पे पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी इफेक्ट हो रहा है वहाँ पे। एंड वहाँ पे बहुत ही गर्मियों में एक नदी है,
वहाँ पे श्योक नदी, शोक, yes. तो श्योक नदी गर्मियों में बहुत ही मतलब एग्रेसिव रहती है, और तब हम पानी के पास भी नहीं जाते हैं क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बर्फ़ पिघलती है तो पानी का लेवल ऊपर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब तो खैर इट इज़ ओपन टू टूरिस्ट, अब तो टूरिस्ट भी आते हैं इंडिया और फॉरेन दोनों से। Nature is a biggest challenge in Siachen. हाँ, मतलब नेचर डिक्टेट करता है किवें ਹੁਣ ਉੱਥੇ प्रॉब्लम की है वहाँ पे ये है कि जिस दिन सूरज सबसे ज़्यादा ब्राइट है उस दिन सबसे ज़्यादा खतरा है बाहर मूवमेंट का, Okay. कि बर्फ़ पिघलती है, पिघलेगी. ढीली हो जाती है, Right. तो आवलांच भी तभी आते हैं। Okay. कभी हुआ सर आपका इनकाउंटर? नहीं, मतलब थैंक्स टू गॉड आवलांच और ऐसी कोई नौबत नहीं आई। बट हाँ, जो पहले मॉर्टल रिमेन मैंने हैंडल किए थे वो 17 राजिफ के एक जवान थे, Okay. तो वो आवलांच में शहीद हो गए थे। तो उनकी बॉडी जब लेके आए तो वो 6.5 फुट के आसपास थे, तो उनकी बॉडी फिट नहीं हो रही थी हेलीकॉप्टर में। Okay. तो वहाँ पे फिर मैंने देखा कि वो जो ड्रिल मशीन्स और औजार के साथ फिर उनकी टांगे पहले अलग की, फिर हेप्टर में फिट किया, फिर लेके गए हम हॉस्पिटल वहाँ पे जहाँ पे था, नाम नहीं लूँगा, फिर वहाँ पे फिर उनके फिर वापस टांगे लगाई गई वगैरह। तो इतना हार्श और इतना रफ एनवायरनमेंट है कि वो किसी को नहीं बख्शता। जानवर तो है ही नहीं, तो आप सोचो कि दुनिया में ऐसी जगह जिधर जानवर ही नहीं है, वहाँ जाके बैठी है इंडियन आर्मी. वहाँ पे इंडियन आर्मी का सोल्जर जाके बैठा है। और जब यूएस आर्मी यहाँ पे एक्सरसाइजेस भी करने आती है उनकी भी बस हो जाती है, क्योंकि अलास्का बर्फीला इलाका है यूएस लेकिन में, इतना नहीं है, पर इतनी हाइट पे है ही नहीं। हाइट पे नहीं है वो. तो ये तभी हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। थर्ड पोल भी कहा जाता है इसको. जो तिब्बत तो के- इसलिए जब अमेरिकन्स आए यहाँ पे इंडियन आर्मी के साथ सियाचिन में एक्सरसाइज करने, तो वो खुद दंग रह गए कि मतलब कि किस तरीके से एक इंडियन सोल्जर वहाँ पे डटा हुआ है और कुदरत की लड़ाई भी लड़ रहा है और दुश्मन को भी, दोनों से लड़ाई लड़ रहा काबिल है। तारीफ है ये बात. और मतलब ये महसूस कर पाना और जो आप बता रहे हैं वो एक अलग ही एक मंजर. बहुत ही अलग चीज़ है। मतलब कहते हैं कि सोच के परे है। जैसे हम देखते हैं ना सर, आइस कहीं पे सॉफ्ट होगी, कहीं पे हार्ड होगी. सो समटाइम्स व्हेन यू गो फॉर पेट्रोल्स और मे बी अदरवाइज, तो धंस भी जाती होगी कभी. क्रिवास कहते हैं उसको। क्रिवासेस हाँ, होते हैं. क्रिवास होते हैं, हाँ। अब देखिए, मैं जब गया था तो मैं लेफ्टिनेंट था, मेरी पहली पोस्टिंग थी सियाचिन में। तो वहाँ पे मुझे एक तो ओपी बाबा हैं, ओके. तो उनके हम दर्शन करते हैं, ओके. हवलदार ओम प्रकाश। कोई पोस्ट है उनकी वहाँ पे? उनका ये कहा जाता है कि वहाँ पे मुझे पता नहीं कि 71 की बात है या कारगिल के टाइम, कि वहाँ पे एक हमला होना था और ये काफ़ी देर तक युद्ध में उस टाइम शहीद हो गए थे, पता था लोगों को। पर वहाँ पे जब एक दो जवान वहाँ सो रहे थे, तो ये उनके सपने में आए और बताया कि यहाँ पे हमला होने वाला है इतने बजे, सभी टोली को लेके यहाँ से आप शिफ्ट हो जाओ। ओके. ड्रीम में बताया. ड्रीम है। तो वो जवान जिनको सपना आया था, रियल स्टोरी. रियल स्टोरी। तो ये जब जवानों ने अपनी पलटन में जाके बताया ओके. कि साहब हमारे सपने में आया है, तो 3-4 जनों को ये आया ओके. एक ही टाइम पे। तो उन सब ने जब जाके बताया तो दैट टाइम सीओ अग्रीड कि चलो ठीक है, अगर 4-5 जने बोल रहे तो चलो शिफ्ट करो। तो द मोमेंट दे शिफ्टेड, उसके 1 से 1.5 घंटे बाद वहाँ पे अटैक आया, अटैक फ्रॉम पाकिस्तान साइड से, और वो फिर नाकाम हुआ अटैक। फिर इंडियन आर्मी ने वापस जवाब दिया। तो ऐसे ही साइमल्टेनियसली एक और मतलब 2-3 और लोकेशंस पे ऐसा हुआ, ऐसी वारदातें हुई। ओके. ओके. और उसके बाद फिर ओपी बाबा का मंदिर स्थापित किया गया। ओके. जैसे मेजर शैतान सिंह. हाँ, नॉर्थ ईस्ट। तो वैसे ही फिर अब जो भी वहाँ सियाचिन में कदम रखते हैं वो पहले वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं, ओपी बाबा की ब्लेसिंग्स लेते हैं, और उसके बाद ही फिर हम आगे की ट्रेनिंग और सब कुछ को अंजाम देते हैं। सर, अगर आपको अपनी
आर्मी की पूरी जर्नी से कुछ 3 चीज़ें जो बतानी हो जो एक आम सिविलियन को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए? पहली चीज़ तो ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए लाइफ में, हम्म कि हम कुछ चमत्कार चीज़ तो होती नहीं है। हम्म चमत्कार वही है कि आप अगर डटे रहो तो ही चमत्कार होते हैं, अगर आप नहीं डटे हो तो फिर आगे आप गोल को नहीं अचीव कर पाओगे। तो पहली चीज़ तो ग्राउंड रियलिटी। नंबर 2, आत्मनिर्भरता, राइट, सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट। आप इतनी अच्छी ट्रेनिंग करो लाइफ में, आप सेल्फ डिफेंस में इतना आप एक्सपर्ट हो जाओ कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े खुद के बचाव के लिए। यू शुड बी इनफ टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड योर सेल्फ एंड योर फैमिली। राइट। और नंबर 3, मैं ये कहूँगा कि अपने चरित्र को अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा सेफ रखें, क्योंकि चरित्र ही है जो प्रॉबेबली मरने के बाद भी चरित्र ही जिंदा रहता है। तो जब तक एक इंसान जीवित है, मैं कहता हूँ कि आप अपनी चरित्र को अपनी जीवन से भी ज़्यादा सुरक्षित रखें, उसको अच्छे से आप आकार दें, एक दिशा दें, तभी मुझे लगता है कि आगे देशवासियों का भी भला होगा और आने वाले समय में मनुष्यों का भी भला होगा। डेफिनेटली सर, बहुत ही एक गहराई में जाकर अपने एक्सपीरियंस से जो आपने बातें बताई, मुझे उम्मीद है जो श्रोता और जो यंगस्टर्स, पर्टिकुलरली यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स सुन रहे होंगे, वो अपनी लाइफ में इसका कुछ अंश भर भी अगर उतार पाएँ तो उनकी लाइफ में मुझे उम्मीद है काफ़ी तब्दीली आने का एक मुकाम मिलेगा उनको, और अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से वो जी पाएंगे। और मेजर टूर से हमने डिस्कस किया उनके जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, कैसे वो उसे निकल के आए हैं। सूडान के एक्सपीरियंसेस सर हमने बात की, आपका ऑपरेशन गंगा में आपका कंट्रीब्यूशन हमने देखा, और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के अगेंस्ट आपके ऑपरेशंस थे, और आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ जो कनेक्शन है वो भी हमने समझा। तो सर जाते जाते एक, अगर मैं कंक्लूडिंग आप ये बात अगर श्रोताओं के साथ करना चाहें कि स्पिरिचुअलिटी को आज के यूथ को अपने साथ कनेक्ट करना कितना ज़रूरी है, इफ़ यू वांट टू लीव अस विद दैट मैसेज। देखिए, स्पिरिचुअलिटी का मैं स्ट्रेस इसलिए देता हूँ क्योंकि वेस्टर्न कंट्री से लोग वाराणसी, बनारस, हरिद्वार, मतलब भारत में आ रहे हैं लोग अपने इनर सेल्फ को पहचानने के लिए, योगा करने के लिए, ताकि वो अपने अंदरूनी आत्मा को जान सकें। ट्रू सर। पर मैं ये समझता हूँ कि हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते, चाहे जो भी हमारा मज़हब हो, ये एक हमें तोहफे में प्राप्त चीज़ है जो जिसे मैं कहता हूँ स्पिरिचुअलिटी, जिसमें इंसान को पता है कि वो भगवान को भी मानता है, और भगवान के परे जो एक हमारे में एक जो सोच है, जो जो इंसान जो कर्मा को मानती है कि आप अच्छे कर्म करो तो ही वापस कुछ अच्छा फल आए। और मैं तो कहता हूँ कि ये भी नहीं कि फल की तो परवाह नहीं कर रहे, आप बस अच्छे कर्म करते रहो। तो ये एक स्पिरिचुअल नेचर की वजह से ही इनकरेजमेंट आती है अच्छे कर्म करने की। राइट राइट। मतलब मेरा ये कहना है कि यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बाय नोइंग योर रिलीजन ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अपने रूट्स और रिलीजन को भी जानिए, पर उससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि आप स्पिरिचुअल बनिए, ताकि आप अपने आप को दूसरे की जगह रख के फिर आप दुनिया का एक पर्सपेक्टिव देखें। सर वो कहते हैं ना, अप्लाई योर सेल्फ थ्योरी। ये दुनिया आखिर फानी है और जान भी एक दिन जानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि सरेंडर कर दें ऑलमाइटी को और अपना काम करें, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ जो हमारे यंगस्टर्स इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। एंड सर वी आर रियली टच्ड एंड ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल कि that you took time out of your busy schedule to spare some time for us to come on the podcast.
It's been an absolute honor and privilege, sir. Thank you, Navjot. Thank you, sir. so thank much. You, thank you for coming on this. Thank you. Jai Hind. So, ladies and gentlemen, ये थे मेजर समरपाल सिंह तूर, जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी, अपनी लर्निंग्स और अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर किया. एंड आई एम श्योर थ्रू हिज मल्टीट्यूड ऑफ एक्सपीरियंस एंड रिच एंड डाइवर्स एक्सपीरियंस आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. And I would encourage you to adopt some of the things from this podcast, take some learnings and share in the comments what you learned from this podcast. Do subscribe to the channel and share with your friends. We will see you in the next episode of this podcast series with another champion who has illuminated the path of youth, young boys and girls, and spread a little more light into this world to dispel the darkness and gloom. Until then, it's goodbye from your host Navjot Singh. Thank you so much. Jai Hind.